नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानी एजुकेशन अकेडमी आसिंद पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने जो है आपके 2020-21 का जो संशोधित पाठ्यक्रम यानी जो सिलेबस जो है वो काटने के बाद जारी कर दिया गया है। ये जो सिलेबस है कोरोना के कारण कटा है, स्कूलें जो है वो देरी से खुल रही है जिसकी वजह से सिलेबस कटा है। आज हम इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या सिलेबस जो है आपका कटा है और कौन कौन से भाग आपके रहे हैं और आगे आपकी जो तैयारी को लेकर जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, किस टॉपिक पर ज्यादा अपने को ध्यान देना है और कौन से अध्याय में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आपके जो 2020-21 का जो सेशन है, 2021 में जो आपके बोर्ड परीक्षाएं जो होगी कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड परीक्षाएं होगी उनकी क्या संभावित तिथि हो सकती है, उसको लेकर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, आप इसको अंत तक देखें। जैसा कि मैं जो है कक्षा 12 को रसायन विज्ञान और कक्षा 10 को जो है विज्ञान पढ़ाता हूं, तो मैं उनके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। और इसी वीडियो के अंदर जैसे इंग्लिश के सर हैं वो इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे, बायोलॉजी के मैडम जो है वो बायो के बारे में चर्चा करेंगे, मैथ वाले जो सर है वो मैथ को लेकर चर्चा करेंगे और फिजिक्स वाले जो सर जो है वो फिजिक्स को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यहाँ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम की जो डेट है वो क्या रह सकती है और किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कक्षा 12 का जो रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है, कौन कौन से चैप्टर आपके पूरी तरह से हट गए हैं और क्या क्या सिलेबस आपका बचा है और उसमें से किस प्रकार के प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए मेरे पास ये एक सिलेबस है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और इसमें देखिए कौन कौन से जैसे कि चैप्टर जो है इसमें जो चैप्टर है आपके पहले जो चैप्टर थे कितने थे, 1 से लेकर 17 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे? 1 से लेकर 17 चैप्टर जो पहले इसके अंदर थे। अब कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक आपके हटे हैं उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो अगर अपन बात करें, जो पहला जो चैप्टर है ये है आपका ठोस अवस्था। पहला जो चैप्टर है कौन सा है? ठोस अवस्था। इस देखिए ठोस अवस्था में से दो टॉपिक जो है आपके हट गए हैं। एक तो ठोसों के विद्युतीय गुण और ठोसों के चुंबकीय गुण। विद्युतीय गुण में जैसे आपने देखा था कि अर्धचालक के बारे में एन टाइप और पी टाइप का चलेगा। अगर आपने मेरा जो पहले जो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अगर देखा हो तो उसके अंदर मैंने बताया है कि एन टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं, पी टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं। यानी विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण, जैसे मान लो कि अणुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लोहे चुंबकीय है, प्रतिलोहे चुंबकीय है और लास्ट में एक टॉपिक और है आपके पराविद्युतता। यानी कुल मिला के ठोस अवस्था से 3 टॉपिक जो हैं वो आपके कटे हैं। एक तो आपका ठोसों के विद्युतीय गुण, एक ठोसों के चुंबकीय गुण और एक ठोसों के पराविद्युतीय गुण या जिसे अपन बोलते हैं पराविद्युतता। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट से कुल 3 टॉपिक जो है वो हटे हैं। अगला अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आपका विलयन सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है। इसमें से देखिए लास्ट के जो 2 टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। अगर मैं सीधी सी भाषा में आपसे कहूं कि लास्ट में जो अगर आप चैप्टर सेकंड नंबर जो सेकंड है आपका विलयन केमिस्ट्री के अंदर, उसमें अगर आप देखोगे जो आपके एक टॉपिक दे रखा है परासरण दाब। परासरण दाब के बाद जितने भी टॉपिक है उसमें से आपको कोई किसी को भी नहीं पढ़ना है। परासरण दाब के बाद जो टॉपिक है उसमें आपको किसी को नहीं पढ़ना। जैसे असामान्य अणुद्रव्यमान दे रखा है और एक वाल्थाप गुणांक, ये परासरण दाब के पीछे ने अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में अगर हम बात करें, अणुसंख्या गुणधर्म कौन कौन से थे? वाष्पदाब में अपेक्षीय अवनमन, हिमाग में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन, ठीक है, और एक दाब के प्रासरण दाब। इसके बाद प्रासरण दाब के बाद जो भी टॉपिक हैं आपके दूसरे पार्ट में उनको आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, अगले अपन बात करते हैं तीसरा जो चैप्टर है आपका विद्युत रसायन। तीसरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके हटे देखिए। एक तो विद्युत अपघट्य, जो शुरुआत का पहला टॉपिक है विद्युत अपघट्य हटा दिया गया है। विद्युत अपघटन और अपघटन के नियम हटा दिए गए हैं। विद्युत अपघटनीय सेल हटा दिया गया है। विद्युत रासायनिक सेल हटा दिया गया है। डेनियल सेल हटा दिया गया है। प्राथमिक सेल हटा दिया गया है। द्वितीयक सेल हटा दिया गया है और ईंधन सेल भी हटा दिया गया है। ये टॉपिक इसमें से हटा दिए गए हैं। अगला आता है आपके रासायनिक बलगति, यानी चौथा जो लेसन है उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक हटे। देखिए अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता, यानी अभिक्रिया का वेग ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, इसको हटा दिया गया है। सक्रियण ऊर्जा हटा दी गई है। आरएनएस समीकरण और आरएनएस सिद्धांत हटा दिया गया है। अभिक्रिया का वेग और उसका जो प्रारंभिक परिचय है वो हटा दिया गया है। और मध्यवर्ती यौगिक एवं संघट्ट सिद्धांत, जिसे अपन टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं, टक्कर सिद्धांत हटा दिया गया है। अगला आता है देखिए 5वां जो अध्याय है आपका पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें से क्या हटा देखिए
उत्प्रेरण है उसके उसके प्रकार, जो उत्प्रेरण की जो आपके जो उत्प्रेरण जो दे रखे थे जिसमें जियोलाइट वगैरह जो भी है उसको हटा दिया गया है। ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं हटा दी गई है। एंजाइम वाला टॉपिक हटा दिया गया है। पायस वाला टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, अगला आता है लेसन नंबर 6 जो है आपका तत्व के निष्कर्षण एवं सिद्धांत के प्रक्रम, यानी तत्व जो है खनिज वाला है। वैसे भी ये चैप्टर कोई ज्यादा विशेष नहीं था, 2 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाते थे और प्रश्न भी फिर से चित्र वगैरह पूछा जाता। छठा जो पार्ट है ये पूरी तरह से हटा दिया गया है, इस पर आपको ध्यान देना ही नहीं है, छठा पार्ट पूरी तरह से हटा दिया गया है। अगले अपन बात करते हैं आपका जो 7वां अध्याय है पी ब्लॉक के तत्व, उसमें से देखिए क्या क्या हटा है। इसमें देखिए 3 आपको दे रखे थे वर्ग 15, 16, 17 और 18। ठीक है, 4 वर्गों के बारे में आपको अध्ययन करना था पी ब्लॉक के अंदर, वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 17 और वर्ग 18। तो वर्ग 15 में क्या क्या हटा देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उसकी संरचना हटा दी गई है। फास्फोरस है उसके अपरूप फोस्जिन और फास्फोरस के हैलाइड हटा दिए गए हैं। वर्ग 16 में देखिए सल्फर और उसके अपरूप, बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था, हर बार इससे प्रश्न पूछते थे, लेकिन इस बार हटा दिया गया है। सल्फर के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल यानी संपर्क विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हटा दी गई है। ठीक है, अगला था वर्ग 17 के तत्व, इसमें अंतरा हैलोजन यौगिक इनका परिचय हटाया गया है, बाकी इनकी विशेषताएं हैं वो आएगी, ध्यान रखना। केवल परिचय यानी अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होता है ये हटा दिए गए हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में, इसके संकरण के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हैलोजन के ऑक्सी अम्ल की संरचना हटा दी गई है। वर्ग 18 के तत्व जिन्हें को यौगिक जो है वो हटा दिए गए हैं। अगला था चैप्टर नंबर 8 एफ और डी ब्लॉक के तत्व, उनमें से देखिए ए ब्लॉक के तत्व जैसे रासायनिक क्रिया और उसकी अभिक्रियाशीलता, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये हटा दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से संबंधित हर साल क्वेश्चन आते थे, मिश्र धातु को लेकर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते थे। अगला आता है लेसन नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सह संयोजक यौगिक। देखिए इसमें जो समय होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, हटा दी गई है। गुणांकों विश्लेषण नहीं पूछा जाता था, हटा दिया, कोई बात नहीं। जैविक निकाय में विशेषज्ञ यौगिक क्वेश्चन पूछा जाता था, हटा दिया। अगला आता है लेसन नंबर 10 जो अपना अभी चल रहा है हैलोजन व्युत्पन्न, अपना अभी लेसन नंबर 10 चल रहा है। अब देखिए उसमें से क्या क्या हटा, देखो ट्राइक्लोरोमेथेन हटा दिया गया है, आयोडोफॉर्म हटा दिया गया है, फ्रियोन हटा दिया गया है, बीएचसी हटा दिया गया है। ठीक है, तो यानी 10वें चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो कोई ज्यादा विशेष नहीं हटा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं हटा है। ऐसे टॉपिक जो थ्योरिकल टॉपिक थे वो हटाए हैं, जो रिएक्शन वाले टॉपिक है वो रखे हैं। थ्योरिकल जो टॉपिक थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर थ्योरी ज्यादा थी उनको हटाया है। अगले अपन बात करते हैं लेसन नंबर 11 जो है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, जिसमें अपन एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। उसमें देखो मेथेनॉल और एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन होने के उपयोग, पूरा का पूरा थ्योरिकल टॉपिक था, उसके अंदर कोई अभिक्रिया नहीं थी, केवल थ्योरी थी, उसको हटा दिया गया है। तो इसका कोई ज्यादा विशेष प्रभाव मैं कहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई ज्यादा विशेष पहले भी क्या था कि ये आरबीएससी के अंदर ही था, एनसीईआरटी के अंदर नहीं था। तो अगर देखा जाए मोटे तौर पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस की जो कटौती की है वो आरबीएससी सॉरी एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसी को आधार मानकर की है। अगला आता है आपका लेसन नंबर 13। देखिए इसमें अगर अपन बात करें नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह की, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर तो यह आता है, इसके अंदर देखिए साइनाइड आइसोसाइनाइड के निर्माण की विधि और इसके भौतिक गुणों का उपयोग हटा दिया गया है। डाइहाइड्रोजन लवण बहुत इंपॉर्टेंट था, हटा दिया गया है। अगला आता है लेसन नंबर 14 जैव अणु, ये पूरी तरह से हटाया गया है। अगला लेसन नंबर 15 जो आपका था बहुलक, इसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। और लेसन नंबर 16 त्रिविम रसायन। अब देखिए त्रिविम रसायन से जो है ये क्या पूछे जाएंगे, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है समायोता को लेकर जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या क्या पूछा गया, मतलब जो हटाया गया है। देखिए एक तो सोहास प्रक्षेपण सूत्र हटाया गया है, न्यूमेन हटाया गया है, त्रिविम रसायन का महत्व हटाया गया है। यानी इसके अंदर मैं कहूं कि जो मुख्य जो आपके बचने वाला जो टॉपिक है वो रह गया आपके नौका संरूपण और कुर्सी संरूपण वाला जो टॉपिक है उस पर ज्यादा आपको विशेष ध्यान देना है। अभी अपन आगे इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिएगा लेसन नंबर 17 जो है आपका दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, इसमें से क्या क्या चीजें हटी गई है, ये जो चैप्टर है पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी 17वां जो पार्ट है आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ये जो हमने बात की थी प्रमुख रूप से जो जो चैप्टर आपके हटे हैं उसको लेकर हमने बात की थी, कौन कौन से चैप्टर जो है आपके हटा दिए गए थे। ठीक है, 12वां जो चैप्टर है आपका ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, 12वां जो चैप्टर है उसमें से कोई टॉपिक हटा नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, लगभग हर अध्याय से टॉपिक हटे हैं, केवल एक अध्याय को छोड़कर लेसन नंबर 12
लेसन नंबर 12 से किसी प्रकार का कोई टॉपिक नहीं हटा है, पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें आपको पूरा पढ़ना है जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है पूरा का पूरा। अब देखिए कि 4 लेसन ऐसे जो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। एक तो लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 14, 15 और 17, ये 4 लेसन जो है ये पूरी तरह से हटा दिए हैं। लेसन नंबर कौन कौन से? एक तो लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 14, 15 और 17, ये 4 अध्याय जो है ये पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। इनमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये तो हमने बात की जो जो टॉपिक आपके हट गए उनको लेकर। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके रहे हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और किस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है, और किस प्रकार से अपने को उसकी तैयारी करनी है। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करते हैं आगे का जो अपना। देखिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके बचे हैं और उसमें से किस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास सिलेबस है संशोधित पाठ्यक्रम का, यानी जो टॉपिक आपके बचे हैं उसको लेकर हम बात करते हैं। एक एक अध्याय को लेकर मैं बात करूंगा और ध्यान से जुड़े रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं लेसन नंबर 1 जो है आपका ठोस अवस्था। लेसन नंबर 1 ठोस अवस्था, इसमें से आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 नंबर के। लेसन नंबर 1 जो है इससे आपको 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से कौन कौन से टॉपिक जो है आपके बचे हैं देखिएगा। एक तो बचा आपके ठोसों के प्रकार बचे हैं बंध के आधार पर, जिसमें अपन कहते हैं आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस, ये जो टॉपिक बचे हैं, ठीक है, इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। और 100% मैं यही कहूंगा आपको कि इसमें से एक छोटा प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ठोस अवस्था जिससे 4 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए इसमें आणविक ठोस जो है, आयनिक ठोस, सहसंयोजक, तो धात्विक ठोस, ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई से भी आपको 2-4 ठोस के उदाहरण दे देंगे और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इसमें से आयनिक को अलग कीजिए, सहसंयोजक को अलग कीजिए या आणविक को अलग कीजिए। या एक जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है, ठीक है, तो इस प्रकार का पूछा जा सकता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस अंतर ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर अवश्य पढ़े। अगला आता है क्रिस्टल, जालक एवं एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका का घनत्व, परिकलन, संकुलन, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या और ठोसों में अपूर्णता, ठीक है। तो ठोसों में अपूर्णता की बात करें तो मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया था, एक तो शोट की दोष, शोट की दोष और फ्रेंकेल दोष, इनको अच्छे से पढ़ लें। शोट की दोष और फ्रेंकेल दोष इनको अवश्य पढ़ के जाएं एग्जाम से पूर्व। अभी से आपके पास काफी समय है, अवश्य पढ़ के जाएं शोट की दोष और फ्रेंकेल दोष, एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार के बारे में और संकुलन यानी उपसंयोजन संख्या जो होती है, निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ के जाएं। तो मुख्य रूप से मैं जो बात कर रहा हूं कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, एक तो आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर अवश्य पढ़े और ठोसों के जो प्रकार थे, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस, इनको अवश्य पढ़े। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। तो मुख्य रूप से ये जैसे संकुलन क्षमता को लेकर पूछा जा सकता है। डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल ऐसे पूछा जाएगा सीधा सा कि एफसीसी के अंदर संकुलन क्षमता कितनी होती है, जैसे अपन कहते हैं 74%, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला आता है विलियन। देखिए इसमें से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो आपको ध्यान देने वाली बात है, इसके अंदर एक तो आपको ध्यान देना है, तो राउल्ट के नियम पर ध्यान देना है। किसके नियम पर ध्यान देना है? राउल्ट नियम। लेसन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, लेसन नंबर 2 राउल्ट का नियम, ये भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का चैप्टर है, लेसन नंबर 2 विलियन। इसमें आपको एक तो ध्यान देना है, राउल्ट के नियम को विशेष तौर से अच्छे से पढ़े। राउल्ट का नियम क्या होता है, ठीक है। एक है आपके अणुसंख्यक गुणधर्म। राउल्ट के नियम से आपको पता ही है कि 2 प्रकार की विलयन होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। यानी जब मैंने कहा कि राउल्ट का नियम पढ़ना है तो इसके साथ में आपको 2 टॉपिक और भी पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो आदर्श विलयन, कौन सा पढ़ना है? आदर्श विलयन, इसको भी अच्छे से तैयार करें। और एक अनादर्श विलयन, क्या होते हैं और इनके उदाहरण क्या है। आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, इनके उदाहरण क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, अवश्य पढ़े। यहां से प्रश्न आपके बन सकता है। अगला जो अगर अपन बात करें इनके, जैसे स्थिर क्वाथी मिश्रण, परिभाषा पूछी जा सकती है स्थिर क्वाथी मिश्रण की, इंपॉर्टेंट है, सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है इसका। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण
क्या होता है, इसकी केवल परिभाषा ध्यान रखें, परिभाषा ही पूछी जाएगी, पूछा जाएगा। तो अगला देखो, अनुभार ज्ञात करना या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। जैसे मैंने अणुसंख्या गुणधर्म बताए थे, चारों अणुसंख्या गुणधर्म आपको पढ़ने हैं, चारों जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो आपको पढ़ने हैं। और सांद्रता की इकाइयां जो मैंने बताई थी आपको, सांद्रता की इकाइयां कौन कौन सी, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। ये सांद्रता की इकाइयां यहां से जरूर पढ़ के जाएं, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर में, तो मुख्य रूप से एक तो राउल्ट का नियम आपको पढ़ना है, स्थिरघाती मिश्रण है, और 4 प्रकार की जो आपकी अणुसंख्या गुणधर्म जो है, जो विलेय अणु की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उनको लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। विशेष तौर से आपसे न्यूमेरिकल जो है उनको लेकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो आप अच्छे से तैयार करें। और उसमें विशेष तौर से जो प्रासरण दाब वाला जो टॉपिक है, मैं यही कहूंगा आपको, अणुसंख्या गुणधर्म के अंदर जो प्रासरण दाब वाला जो टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देखें। अणुसंख्या गुणधर्म में जो प्रासरण दाब वाला जो टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर ले। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न फंसने की संभावना रहती है। एक राउल्ट का नियम है, और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके हेनरी का जो नियम है वहां से भी बन सकता है, जिसमें एक रोग के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनोक्सिया जो रोग है वो क्या होता है। एनोक्सिया को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है मुख्य रूप से इस टॉपिक में आपके इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक जो है रहने वाले हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। अगले हम बात करते हैं लेसन नंबर 3 जो है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें से देखो किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन, ये 5 नंबर का आएगा, यानी इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे इसमें से, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। देखिए, इसमें एक तो इलेक्ट्रोड पूछा जा सकता है आपके ई नोट, इलेक्ट्रोड के बारे में। मानक इलेक्ट्रोड सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, इंपॉर्टेंट कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईएमएफ, ईएमएफ को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला गिब्स ऊर्जा और नैनसर्ट समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नैनसर्ट समीकरण, नैनसर्ट समीकरण को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नैनसर्ट समीकरण इंपॉर्टेंट है। नैनसर्ट समीकरण से लेकर मैंने इसके सारे क्वेश्चन आपको कराए थे, नैनसर्ट समीकरण के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। नैनसर्ट समीकरण को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला था देखो तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता। तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तुल्यांक की चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, मैंने बताया था। और सबसे इंपॉर्टेंट कोल-राउस का नियम, कोल-राउस का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपसे क्वेश्चन ये मान के चलो कि यहां से क्वेश्चन फंसेगा, कोल-राउस का नियम क्वेश्चन यहां से जरूर फंसेगा। ठीक है, और एक थ्योरिकल टॉपिक और है, जैसे मैंने बताया था, मैंने ये टॉपिक कराया नहीं था वीडियो के अंदर, मैंने बताया भी था संसरण को लेकर। संसरण का मतलब क्या होता है, जो धातुएं होती है उस पर क्या हो जाती है, ऑक्साइड की क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिससे धातुएं क्या होती है, क्षय होती है। संसरण वाला टॉपिक भी आप अवश्य पढ़े, इन यहां से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, एक तो नैनसर्ट समीकरण पर ध्यान देना है, एक सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं, और एक कोल-राउस का नियम क्या होता है, और एक संसरण क्या होता है। ये जो टॉपिक है मुख्य रूप से इन पर ध्यान दे। और गिब्स ऊर्जा, यानी ये आ जाएगा नैनसर्ट समीकरण के साथ कौन सी देगी, गिब्स ऊर्जा, डेल जी जिसे अपन कहते हैं, ये मैंने करा रखा है। ठीक है, चालकता और मोलर चालकता के बारे में अपन बात कर चुके, तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता के संबंध के बारे में। ये किससे संबंधित है गई, आपके अनंत मोलर चालकता किससे संबंधित है, कोल-राउस के नियम से। तो कहीं ना कहीं ये आसपास में इसी के आसपास घूमेगा, कोल-राउस के नियम के आसपास घूमेगा चैप्टर। अगला आता है रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति की अगर मैं बात करूं, जो आपका जो चौथा लेसन है, रासायनिक बल गति, ये लेसन अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको भी हम पढ़ेंगे। भी 10वां पार्ट हो जाए एक बार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2-4 चैप्टर हो जाए, उसके बाद इसको भी अपन स्टार्ट करेंगे। चौथा जो चैप्टर है रासायनिक बल गति, देखिए रासायनिक बल गति जो चैप्टर है, इससे भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। रासायनिक बल गति जो आपका अध्याय है, इससे भी आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें जो आपको मुख्य रूप से जो ध्यान देना है, आपको ध्यान देना अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि आपके कोर्स में 2 प्रकार की दे रखी है, एक तो दे रखी है शून्य कोटि की अभिक्रिया, और एक दे रखी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इन अभिक्रिया यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो दर नियतांक है उसकी इकाई क्या होती है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक की इकाई क्या होती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा, इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको तो बिल्कुल अच्छे तरह से कंप्लीट कर ले भैया, इनका अर्धायु काल दोनों का
एक तो देखो इनके दर नियतांक की इकाई, क्या क्या देखो दर नियतांक की इकाई पूछनी, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कैसे निकालनी है जो भी है। और एक पूछा जा सकता है इनका अर्धायुकाल, अर्धायुकाल को लेकर कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अर्धायुकाल को लेकर प्रश्न बनते हैं, यानी कोई भी अभिक्रिया कितने समय में आधी हो जाएगी, आधी समय आधी पूरी होने में इतना समय लगता है या पूरी समय होने में इतना समय लगता है, इस प्रकार के प्रश्न जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इनके बारे में अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि जरूर पढ़े, इनके दर नियतांक की इकाई, इनका अर्धायुकाल क्या होता है, इसको लेकर आप अच्छे से तैयारी करें। और देखिए अभिक्रिया की अनुसंख्यकता के बारे में पूछा जा सकता है। और थ्योरी में अगर अपन बात करें, थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहां पर थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया का जो वेग है इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछा जा सकता है। वेग नियम छोटा सा है, रेट लो, वेग नियम छोटा सा क्वेश्चन, 1 नंबर का प्रश्न इससे बन सकता है वेग नियम से। बाकी मुख्य रूप से चैप्टर घूमेगा इसके आसपास, पूरा चैप्टर इसके आसपास घूमेगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा चैप्टर इसके आसपास घूमेगा आपका, क्लियर। आगे अपन बात करते हैं आपका जो 5वां लेसन है पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए सरफेस केमिस्ट्री यानी जो पृष्ठीय रसायन है, 5वां जो आपका अध्याय है, 5वें अध्याय से आपको 5 नंबर के प्रश्न बचेंगे। क्या कॉम्बिनेशन है भाई, 5वें पार्ट से 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें देखिए आपको मुख्य रूप से जो आपको ध्यान देना है, एक तो अधिशोषण अवशोषण में अंतर, अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, एक तो ये अच्छे से आप क्लियर अच्छे से कंप्लीट कर ले इसको, यहां से आपके क्वेश्चन पढ़ सकता है। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक कोलाइडी विलयन, यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा कोलाइडी विलयन को लेकर। कोलाइडी विलयन किससे संबंधित है, जितना भी आपके टॉपिक में दे रखा है, जितना भी आपके अंदर बुक के अंदर दे रखा है, अच्छे से क्लियर कर लेना। यहां से 100%, आई एम 100% श्योर यहां से प्रश्न आपके बनेगा कोलाइडी विलयन से संबंधित। कोलाइडी विलयन के साथ जैसे एक और दे रखा है निलंबन, क्या होता है निलंबन, ठीक है। निलंबन को ज्यादा कोई विशेष नहीं, लेकिन कोलाइडी विलयन पर आप अच्छे से ध्यान दें, यहां से प्रश्न आपके जरूर पूछा जाएगा कोलाइडी विलयन के बारे में। कोलाइडी विलयन की बनाने की विधियां जो क्या होती है, कोलाइडी विलयन का स्थायीकरण क्या होता है, कोलाइडी विलयन का रक्षण जो है वो क्या होता है, तो यहां से इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे अवश्य पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर ले कोलाइडी विलयन के बारे में। सीधा सा सबसे ज्यादा देखो मैं बता रहा हूं आपको, एक तो अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, और एक कोलाइडी विलयन, कौन सा कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। एक यहां पर आ सकता है कि जो अगर जो द्रव जो होता है, द्रव ठोस पर किस प्रकार से अधिशोषित होता है, इसको लेकर ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन ये ज्यादा कोई विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा। लेकिन ये जो 2 टॉपिक है, यानी एक तो अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, बाकी उसके बाद चैप्टर पूरा यही घूमेगा कोलाइडी विलयन पर। पूरा चैप्टर किस पर घूमेगा, कोलाइडी विलयन पर घूमेगा, ठीक है। और यहां से इसको लेकर एक समीकरण क्वेश्चन बन सकता है आपका फ्राइंडलिक समीकरण, फ्राइंडलिच समीकरण के बारे में ध्यान देना थोड़ा। फ्राइंडलिच समीकरण पढ़ लेना आप, एक फ्राइंडलिच समीकरण जो होता है अधिशोषण अवशोषण से रिलेटेड, एक फ्राइंडलिच समीकरण आप जब किताब में देखोगे तो वहां आपको मिलेगा, तो वो भी आप एक बार अवश्य पढ़ ले, ठीक है। तो अधिशोषण अवशोषण और कोलाइडी विलयन, अधिशोषण अवशोषण और कोलाइडी विलयन, बस ये ही पढ़ना है, कोई ज्यादा इसके बाहर आपको इतना कुछ ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए मैंने कोलाइडी विलयन क्या है, मतलब कोलाइडी विलयन के अंदर सारी बातें आ गई। कोलाइडी विलयन को बनाने की विधियां हो गई, इसके शुद्धिकरण की विधियां हो गई, ठीक है, इसके स्कंदन की विधियां हो गई, और इसके शुद्धिकरण के बाद इसके जो गुण हो गए, कोलाइडी विलयन के गुण कौन से होते हैं, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, जो गुण है वो सारे इसके अंदर आ गए कोलाइडी विलयन के, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका 5वां लेसन। 6ठा लेसन नहीं रहा, 6ठा लेसन को हटा दिया गया है। अगले हम बात करते हैं 7वें लेसन की। देखिए लेसन नंबर जो 7 है आपका, लेसन नंबर 7 पी ब्लॉक, यानी इसमें पी ब्लॉक के तत्व की बात करें तो यहां आपके कुल 4 वर्ग के बारे में अपन पढ़ेंगे, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18, वर्ग 15, 16, 17 और 18, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। यानी ये तो क्या हो जाते हैं आपके निकोजन्स, क्या होते हैं निकोजन बोलते हैं। वर्ग 16 को अपन क्या बोलते हैं, चेल्कोजन, क्या बोलते हैं चेल्कोजन। वर्ग 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजन,
और वर्ग 18 को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैसें। वर्ग 18 क्या होता है? अक्रिय गैसें। तो इनमें से क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है? हेलोजन में क्या पूछेगा? निकोजन, चेल्कोजन और अक्रिय गैसों में। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ग 15 के बारे में। वर्ग 15 यानी निकोजन, इसमें से आपसे पूछेगा एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, ठीक है। किसी भी तत्व के बारे में आपको दे दिया जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इनके गुणों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इनके गुणों में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से पूछेंगे नाइट्रोजन के बारे में। किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल के बारे में पूछा जा सकता है, अमोनिया के बारे में, ठीक है। यानी कौन कौन से? एक तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल और एक अमोनिया NH3। हेबर विधि, अमोनिया की जो हेबर विधि है इसके बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अमोनिया की हेबर जो विधि है, हेबर विधि की अभिक्रिया को लेकर, या इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, नाइट्रिक अम्ल के क्या होते हैं, अमोनिया के क्या होते हैं, इसको लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला आता है वर्ग 16। वर्ग 16 में भी वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पूछा जाएगा, आवर्तिता के बारे में पूछा जाएगा, और इसके अंदर मुख्य रूप से एक तो डाई ऑक्सीजन यानी एक तो O2 और एक O3, O2 और O3 इसमें से। और मैं ज्यादा कहूंगा कि आपका जो ओजोन है, ये इसको अच्छे से ध्यान दे, ओजोन के बारे में मुख्य रूप से अच्छे से ध्यान दे कि ओजोन के क्या क्या उपयोग है, इसके निर्माण की विधियां क्या है, इसको लेकर आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं अपन वर्ग 17 यानी हेलोजन की। हेलोजन में वही तरीके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाएंगे, और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इनके गुणों में क्या परिवर्तन होता है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से आपसे और क्या पूछा जाएगा हेलोजन में? एक तो पूछा जाएगा आपको क्लोरीन को लेकर, क्लोरीन और उसके से संबंधित अम्ल, जैसे मान लो कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बस ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं यही आपसे पूछे जाएंगे, इनको आपसे अच्छे से ध्यान में देना है। और अगला आता है वर्ग 18 के तत्व। वर्ग 18 के तत्व की अगर अपन बात करें तो इनका एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा, और गुणों में आवर्तिता के बारे में पूछा जाएगा। अगला अपन बात करते हैं, देखिए जो 7वां जो चैप्टर है इससे भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ही इससे पूछे जाएंगे। अगली हम बात करते हैं आपका जो लेसन है अगला, लेसन नंबर 8, डी ब्लॉक के तत्व। लेसन नंबर 8 जो है वो है डी ब्लॉक के तत्व, डी व ए ब्लॉक के तत्व। 8वां जो अध्याय आपका कौन सा है? डी व ए ब्लॉक के तत्व। ये 4 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनमें से डी ब्लॉक की। देखिए डी ब्लॉक से इसमें से क्या पूछा जा सकता है, देखिएगा इसमें से एक तो पूछा जाएगा संक्रमण धातुओं के बारे में। संक्रमण धातु क्या होती है, ठीक है। संक्रमण धातुएं क्या होती है अपन जानते हैं, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 11, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 11 तक के जो तत्व इनको अपन क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। और वर्ग 12 जो है, वर्ग 12 जिसके अंदर क्या आता है? जिंक आता है, मरकरी आता है, इनको अपन संक्रमण तत्व नहीं मानते। तो यहां से कई बार क्वेश्चन आता है कि जिंक व मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? ठीक है, या सीधा सा आ जाता है कि कभी कभी जिंक व केवल जिंक के बारे में जाता है कि जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिनमें जो डी कक्षक होता है अपूर्ण होता है, D1 से D9 तक का जो विन्यास होता है, D1 से D9, जिनमें D1 से D9 तक का जो विन्यास होता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, ठीक है। लेकिन वर्ग 12 जो है उसके अंदर क्या होता है? विन्यास जो होता है D10 होता है। क्या होता है? D10। इसलिए इसको अपन संक्रमण तत्व, वर्ग 12 को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। तो संक्रमण तत्व के बारे में पूछा जाता है, इनके गुणों के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं? एक देखिए ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, ठीक है। ये क्यों बनाते हैं इसका कारण पूछा जा सकता है। और एक पूछा जा सकता है मिश्र धातु के बारे में कि कौन कौन से मिलकर ये किस प्रकार की मिश्र धातु बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं और मिश्र धातु किस प्रकार की बनाते हैं, कौन कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं, इसको लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला अपन बात करते हैं, और एक देखिएगा, एक और बताता हूं मैं आपको, इनकी त्रिज्याओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इनकी त्रिज्या में जो है किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। अगली अपन बात करते हैं ए ब्लॉक के तत्व के बारे में।
अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है एफ ब्लॉक का तत्व, यानी आठवां जो आपका अध्याय है इसमें से हमने बात कर ली किसके बारे में, डी ब्लॉक हो गया। अगला आता है एफ ब्लॉक। देखिए एफ ब्लॉक में मुख्य रूप से दो तरह के तत्व है, एक तो होते हैं लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनमें से देखिएगा एक तो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 100% पढ़ ले अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और एक है लेंथेनाइड एक्टिनाइड संकुचन। लेंथेनाइड एक्टिनाइड संकुचन, लेंथेनाइड एक्टिनाइड संकुचन और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बस ये दो चीजें ही पढ़नी है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। संकुचन का मतलब इसके प्रभाव आ जाएंगे, लेंथेनाइड या एक्टिनाइड संकुचन किसे कहते हैं और इसके क्या प्रभाव है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड संकुचन की क्या प्रभाव है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये पढ़ ले। 100% यहीं से प्रश्न फंसेगा, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। अगला अपन बात करते हैं आपका जो नौवां लेसन है, नौवां लेसन है आपका उपसह संयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 4 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उपसह संयोजक यौगिक में से, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन। नौवां जो पार्ट है इसमें से आपके 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अब कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है देखिएगा। एक तो इसमें से लिगेंड की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं अपन, लिगेंड। लिगेंड के प्रकार के बारे में बात करेंगे। एक तो एक दंतुर लिगेंड क्या होता है, द्विदंतुर लिगेंड क्या होता है, बहुदंतुर लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के प्रकार की बात करते हैं। जैसे आता है एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर, द्विदंतुर, उभयदंतुर, ये लिगेंड को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके प्रकार को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं लिगेंड के बारे में। ठीक है। दूसरा, इनका आईयूपीएसी नामकरण 100% क्वेश्चन आएगा। आईयूपीएसी नामकरण यहां लिख देना 100%, 100% प्रश्न आएगा यहां से, गारंटी है। आईयूपीएसी नामकरण 100% यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आईयूपीएसी नामकरण को लेकर। और बाकी इनकी समन्वय संख्या को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, समन्वय संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, सीएफटी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जिसे अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और एक है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सहसंयोजक बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल लगभग तय मान के चलिए आप। ठीक है। और एक पूछा जाएगा आपको समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं उपसंयोजन संख्या, यानी कोई भी धातु है कितने लिगेंड से जुड़ी होती है उसके हिसाब से। ठीक है। तो एक तो लिगेंड को पढ़ना है, एक इसका नामकरण पढ़ना है, सीएफटी और वीबीटी, और इसकी एक समन्वय संख्या को लेकर। दूसरा जो टॉपिक आपका था इसके अंदर समय होता था वो हटा दी गई है। ठीक है। और इनके रंगों को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और रंगों की अपन बात करें तो ये सीएफटी के अंदर मिलेगा। सीएफटी और वीबीटी क्या होता है जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां अपन इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी ये टॉपिक जो है इसको आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। ठीक है। टॉपिक और भी है देखिए इनके अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे वो बता रहा हूं कि किसको आपको ज्यादा वेटेज देना है, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उसकी लेकर हम बात कर रहे हैं। अगले अपन बात करते हैं लेसन नंबर 10, हैलोजन व्युत्पन्न। 10वां जो अध्याय है आपका हैलोजन व्युत्पन्न, इसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हैलोजन व्युत्पन्न 10वां जो अध्याय है हैलोजन व्युत्पन्न, इसमें से आपको कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें देखिएगा मैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कहूं तो मैं एक ही चीज कहूंगा, एक तो जितनी भी जो नाम वाली जो विक्रियाएं हैं, जितनी भी जो नाम वाली विक्रियाएं हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर ले। और SN1 और SN2 पढ़ा चुका हूं मैं, SN1 और SN2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से कंप्लीट कर ले। SN1 और SN2 अच्छे से कंप्लीट कर ले, यहां से 100% आपके प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा, SN1 और SN2। और अगली अपन बात करते हैं इसके अंदर हेलो एरिन, ये तो किसकी बात हो गई, हेलो एल्केन की बात हो गई, किसकी बात हो गई, हेलो एल्केन की। अगले जो आपका एक और बचा है हेलो एरिन, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं हेलो एरिन्स को लेकर। ठीक है। हेलो एरिन्स, इसमें भी जितने भी जो नेम्ड रिएक्शन है वो अच्छे से याद कर ले, नेम्ड रिएक्शन।
ठीक है, तो यहां पर एक तो जितनी भी नाम वाली विक्रियाएं हैं वो अच्छे से याद कर ले, और SN1 SN2, और इसके अलावा जितनी भी नाम वाली जो विक्रियाएं हैं वो याद करनी है, वो अच्छे से पढ़नी है। बाकी किसी पे कोई ध्यान देना ज्यादा जरूरी नहीं है। आप देखें जरूर उनको, एक एक बार नजर से निकाल ले, लेकिन ज्यादा इन पे फोकस करें आप। अगला आता है आपका लेसन नंबर 11, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। लेसन नंबर 11 जो है आपका ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, लेसन नंबर 11। इसमें से भी आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से जो आपको जो टॉपिक दे रखा, कौन सा दे रखा है, मैंने बताया था एल्कोहल। मुख्य रूप से जो टॉपिक दे रखा कौन सा है, एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहल के अंदर क्या होता है, देखो, एक तो उच्चतर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। उच्चतर एल्कोहल यानी जैसे आपको मैं ये बताता हूं, CH3CH2OH यानी एथेनॉल है, एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे, और एक मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये है आपका एथेनॉल, एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे, और मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। उच्चतर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल, और निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल, यानी एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे, मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाएंगे, ठीक है। उच्चतर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल, निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल कैसे, ठीक है। अगला, एल्कोहल 3 प्रकार के दे रखे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 प्रकार के एल्कोहल, और इनका निर्जलीकरण, किस एल्कोहल का निर्जलीकरण जल्दी होगा और क्यों होगा, और किसका नहीं होगा। 3 प्रकार के एल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों एल्कोहल का निर्जलीकरण को लेकर आपको पढ़ना है, किसका जल्दी होगा, 1 डिग्री का जल्दी होगा, या 2 डिग्री का जल्दी होगा, या 3 डिग्री का जल्दी होगा, किसका जल्दी होगा और किसका नहीं होगा, ठीक है। इसको लेकर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट कर देना इसको भी, निर्जलीकरण वाले को भी, इस टॉपिक में से, ठीक है। अगले अपन बात करते हैं, इसी के अंदर एल्कोहल के बाद आता है फिनोल। कौन सा आता है, फिनोल, ठीक है। फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है, फिनोल की अम्लीय प्रकृति, फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर ले। फिनोल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, ठीक है, और ये ज्यादा अम्लीय क्यों होता है, किस प्रकार का होता है, फिनोल की अम्लीय प्रकृति अच्छे से कंप्लीट कर ले। देखिए फिर से कह रहा हूं, नाम वाली अभिक्रिया तो पढ़नी ही है, नाम वाली अभिक्रिया, जिन जिन अभिक्रियाओं के नाम है वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन फिनोल की अम्लीय प्रकृति, और फिनोल से एक और आयन बनता है, फिनोक्साइड आयन। कौन सा बनता है, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन जो होता है इसका स्थायित्व, फिनोक्साइड आयन का जो स्थायित्व होता है, स्थायित्व को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी इसके अंदर जो अनुनाद होता है, फिनोक्साइड के अंदर जो अनुनाद होता है, किस प्रकार का अनुनाद होता है और किस प्रकार से यह स्थायित्व होता है, इसके स्थायित्व को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिनोल से क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन, इसके स्थायित्व को लेकर और इसकी अम्लीय प्रकृति को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। और अगला जो टॉपिक इसके अंदर बचा है 11 चैप्टर के अंदर, वो है ईथर। ईथर, ईथर निर्माण की विधियों को लेकर पूछा जा सकता है। इसके अंदर जो मुख्य अभिक्रिया जो आपको मिलेगी, विलियमसन ईथर संश्लेषण, अच्छे से याद कर ले इनको, विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण जो अभिक्रिया है वो अच्छे से कंप्लीट कर ले। बस ये आपने अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, 11वां चैप्टर हो चुका है अपना। अगला अपन बात करते हैं लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो इसको लेकर हम किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेसन नंबर 12 देखिए, इसके अंदर एक तो है एल्डिहाइड और कीटोन। लेसन नंबर 12 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक है, एक तो है एल्डिहाइड और एक है कीटोन। दोनों की अभिक्रिया लगभग क्या है, समान है। एल्डिहाइड और कीटोन की जो अभिक्रिया है लगभग क्या है, समान है, तो ज्यादा इसमें कोई ज्यादा इतना कोई विशेष नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन, इनके निर्माण की विधियां और इनके रासायनिक गुण, एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां और इनके रासायनिक गुण। एक तो इनके निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां और एक रासायनिक गुण। निर्माण की विधि और रासायनिक गुण को लेकर ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और इसके अंदर एक अभिक्रिया के जो प्रकार दे रखे हैं, नाभिक स्नेह अभिक्रिया है, उनके बारे में बात करनी है। और तीसरा जो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक
अम्ल। इसके निर्माण की विधियां और इस पर इसकी जो अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी का प्रभाव, अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अम्लीय प्रकृति यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसके अतिरिक्त यहां पर जो दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन इसी चैप्टर के अंदर मिलेगा आपको, और एक है केनिजारो अभिक्रिया। एल्डोल संघनन और केनिजारो अभिक्रिया, इनको अच्छे से कंप्लीट कर ले। एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन, केनिजारो और क्रॉस केनिजारो, ठीक है। एल्डोल संघनन और केनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, इनको अच्छे से कंप्लीट कर ले, ठीक है। ये हो गया आपका लेसन 12। बात करते अपन लेसन 13 की। लेसन 13 आपका नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। लेसन 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें से। अब इसमें से आपको जो मुख्य रूप से ध्यान रखना है, एक तो आपके इनका जो नामकरण की जो पद्धति है, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे नामकरण को लेकर, आईयूपीएसी नामकरण को लेकर। नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह में इनके नामकरण को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक एमीन, इसके अंदर जो आपको टॉपिक मिलेगा एमीन, एमीन एक एनिलीन, जिससे क्या बनता है, तो डाइएजोनियम लवण बनता है, डाइएजोनियम लवण जो बनता है उसको लेकर क्वेश्चन। एक है आपका यूरिया, ठीक है, यूरिया को लेकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एमीन की अगर अपन बात करें तो एमीन 3 प्रकार का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। इनके गुणों में अंतर को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनसे संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, इनसे संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, वहां से प्रश्न पूछने की, प्रश्न बचने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगला आता है आपका लेसन नंबर 16। 14 लेसन हट गया है आपका, 15 लेसन हट गया और 17 हट गया है। 14, 15, 17 हट गए हैं, बचा है आपका 16 त्रिविम रसायन। 16 जो है त्रिविम रसायन, इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके 3 नंबर के। कितने नंबर के? 3 नंबर के। इसके अंदर देखिएगा, एक तो आपको ध्यान रखना है रेशमिक मिश्रण के बारे में, रेशमिक मिश्रण जो होता है उसके बारे में, रेशमिक मिश्रण क्या होता है, कैसे बनता है, इसको लेकर, ठीक है। और इसके पृथक्करण की विधियां जो है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक पीपीएल समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, पीपीएल को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीपीएल क्या होती है। एक क्वेश्चन बनेगा किरेलता को लेकर, किरेलता क्या होती है, किरेलता को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किरेलता क्या होती है, ठीक है। नामकरण पूछा जा सकता है आपके समपक्ष विपक्ष, नामकरण जो है ना इनका त्रिविम रसायन के अंदर, नामकरण प्रकाशिक समय होता जो है नामकरण को लेकर। और एक जो मुख्य क्वेश्चन बनेगा आपका नौका संरूपण और कुर्सी संरूपण, नौका व कुर्सी संरूपण में से कौन ज्यादा स्थायी होता है, ये आपसे, जैसे मान लो इसके अंदर एक और होता है फ्लेग पोल हाइड्रोजन, ये अगर आप चैप्टर में देखोगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी उसके अंदर, फ्लेग पोल हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन जो आपके मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये हमने बात की आपके जो केमिस्ट्री का जो है सिलेबस है कक्षा 12, जो कि कट के जो सिलेबस आया है उसको लेकर हमने बात की इसके अंदर कि क्या क्या किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये अच्छे से जो मैंने आपको बताया है इसके अंदर, जो चीज मैंने आपको बताई है अच्छे से मैंने इसको डिस्कस किया है, कंप्लीटली पूरा सिलेबस आपके सामने मैंने डिस्कस किया है, और अच्छे से इसको कंप्लीट कर ले, क्लियर। इससे बाहर जो मैंने टॉपिक बताए हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। पढ़ना आपको है, बाकी जो भी टॉपिक और भी है पढ़ना तो सारा ही है, ठीक है। जो हट गए उसको छोड़ के जो बच्चा है उसको तो सारे को पढ़ना ही है, लेकिन मैंने यहां पर आपको यह बताया है कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज हमने बात की। आगे जो हम बात करेंगे, एक तो जैसे आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा वेटेज देना है, मैथ में आपको किस प्रकार से कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, और बायोलॉजी में आपको किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, और जो आपके जो
फिजिक्स है उसमें आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो जो अध्यापक आपको जो पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश जो पढ़ा रहे हैं या बायोलॉजी में जो मैडम पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे सिलेबस के बारे में भी कौन से में से क्या जा। उसके पहले मैं जो है मेरा जो सब्जेक्ट है 10th साइंस, उसको लेकर हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। जो 10th साइंस के जो स्टूडेंट है मैं उनको यही कहूंगा कि उनको कोई ज्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उनके डायरेक्ट टॉपिक दे रखे हैं सीधे से, और क्या क्या टॉपिक उनके जो बच्चे हैं उनको लेकर मैंने जो है जो वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया है पीडीएफ का, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले। इस प्रकार की पीडीएफ जो है आपको कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उनको मिल जाएगी। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कौन कौन से चैप्टर जो आपके हट गए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके बचे हैं और उनमें से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो 10वीं के लिए इतना ज्यादा कोई विशेष नहीं है क्योंकि छोटा सिलेबस है 10th का और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना विशेष। तो आप सीधे आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करोगे, पीडीएफ से भी आप समझ जाओगे कि कहां कौन कौन से टॉपिक। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर मैसेज करके बताइए, मैं बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, तो आगे जो मैं सर को बुलाता हूं ताकि वो आपका जो अगला जो सिलेबस है वो आपको बताएं कि किस प्रकार के पैटर्न से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आपको सर ने बताया कि कोरोना के कारण जो पढ़ाई बाधित हुई और एग्जाम्स मतलब कि बच्चों की सही तरीके से विद्यालय नहीं चल पाए, उसी कारण से राजस्थान सरकार ने और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मिलकर सिलेबस में कुछ कटौती की है। उसी सिलेबस के बारे में चर्चा करते हुए हम बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस पर, और विशेष रूप से हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बोर्ड एग्जाम के पेपर की बात करें तो समय जो होगा, टाइम की अगर बात करें तो टाइम वही रखा गया है 3.25 घंटे का। हालांकि कटौतियां बहुत कुछ हुई है, बहुत सारे लेसन्स कटे हैं, बहुत सारे जो नंबर है वो ग्रामर के जो टॉपिक है उनमें जुड़े हैं, लेकिन समय जो है वो 3.25 घंटे का ही रखा गया है एग्जाम का। उसके बाद में हम बात करते हैं मार्क्स की, तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है, जिसमें सेशनल जो मार्क है वो आपके 20 नंबर के रखे गए जैसा कि हर बार रहता है, और जो आपके एग्जामिनेशन के जो मार्क होंगे, मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो मार्क है वो रखे गए हैं आपके 80 नंबर का। और इस प्रकार से पूरा 100 नंबर का जो है वो मैक्सिमम मार्क का सिलेबस है आपके पास, और पेपर जो होगा वो 100 नंबर का ही होगा। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ लर्निंग कि किस क्षेत्र में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एरिया ऑफ लर्निंग की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके रीडिंग का पार्ट है, पहला जो पार्ट रहेगा वो है रीडिंग, और ये जो रीडिंग का पार्ट है इसके अंदर आपको 14 नंबर के क्वेश्चंस जो होंगे वो आएंगे, जिसमें पैसेज वगैरह ये पूछे जाते हैं। और उसके बाद में राइटिंग जो लेखन कौशल है उसके अंदर आपको राइटिंग का जो पार्ट रखा गया है वह भी आपके 14 नंबर का रखा गया है। इसके अंदर राइटिंग के अंदर लेटर राइटिंग, पैराग्राफ और जो भी पैसेज वगैरह लिखने हैं उसके बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद में आगे चलते हैं ग्रामर के अंदर। तीसरा जो पार्ट है वो है ग्रामर का, और ग्रामर के अंदर जो पार्ट रखा गया ग्रामर का ये रखा गया है 15 नंबर का। 15 नंबर की जो ग्रामर है वो आपके 10वीं बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाएगी। फिर आगे हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। चौथा जो पार्ट है वो टेक्स्ट बुक का है, जिसमें आपके 2 बुक्स है। पहली है रिसोल्यूशन, और रिसोल्यूशन की जो मार्किंग रहेगी वो बोर्ड एग्जाम के तहत 10 नंबर की ही रहेगी। 10 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो रिसोल्यूशन नामक किताब से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में जो एक बुक है गोल्डन रेज, उसकी जो मार्किंग रखी गई है वो है 23 नंबर की। 23 नंबर जो है वो गोल्डन रेज के जो भी लेसन्स है, पोइट्री है, उनमें से पूछे जाएंगे। और फिर आगे अगर हम बात करेंगे रोड सेफ्टी एजुकेशन की, 5वां जो पार्ट है वो है आपके रोड सेफ्टी।
और रोड सेफ्टी एजुकेशन का जो पार्ट है उसके अंदर जो आपके मार्क रखे गए हैं वो 4 नंबर के हैं। और इस रोड सेफ्टी के अंदर 4 नंबर के मतलब कि पैराग्राफ, पोस्टर या क्वेश्चन आंसर, कुछ भी रोड जो सेफ्टी है उसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से ये पूरा पूरा सिलेबस आपके रहेगा। अब हम प्रत्येक चीज की बारीकी से एक बार चर्चा करेंगे कि कौन से रीडिंग के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पैसेज आएंगे, पैराग्राफ आएंगे, और राइटिंग के अंदर किस प्रकार से लेखन कौशल के अंदर पूछा जाएगा, कौन कौन से लेटर, एप्लीकेशन वगैरह आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आगे जो रीडिंग का जो पार्ट है, उस रीडिंग के पार्ट के अंदर पहले जो आएगा वो पैसेज नंबर फर्स्ट आएगा, और उसमें शब्दों की संख्या जो रहेगी वो लगभग 150 शब्दों का वो पैसेज होगा। और उसमें 4 और 5 जो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब कि वो पैसेज दिया होगा और उसके नीचे 4 या 5 जो है आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। और ये जो पूरा पैसेज नंबर फर्स्ट जो रहेगा वो 7 नंबर का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो भी पैसेज नंबर सेकंड आएगा। ये सब अनसीन पैसेज होंगे जो किताबों से बाहर से कहीं से भी आ सकते हैं। और ये पैसेज जो होगा ये भी 150 शब्दों का होगा, तथा इसमें भी 4 या 5 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसकी मार्किंग भी रहने वाली है 7 नंबर की। इस प्रकार से 7 और 7 14 नंबर की जो है पहला जो पार्ट है ए, उसमें रीडिंग की जो है वो मार्किंग रहेगी। इसका पूरा सार यह है कि 2 अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, उन दोनों ही पैसेज में शब्दों की जो संख्या होगी वो 350 शब्द होंगे। और उसमें अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जो उस पैसेज से रिलेटेड होंगे। तथा 4 जो नंबर है उस पैसेज के अंदर वो वोकेबलरी, मतलब कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछकर 4 नंबर का कोटा पूरा किया जाएगा। और इस प्रकार से 14 नंबर के ये पैसेज होंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि 10 नंबर के क्वेश्चन तो पैसेज से पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिखना है, और 4 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो वोकेबलरी पर बेस्ड होंगे, वोकेबलरी पर आधारित होंगे, और उनका जो आंसर है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वन वर्ड टाइप क्वेश्चन वो हो सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो पार्ट है हमारा राइटिंग का, उसके अंदर सबसे पहले लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, मतलब कि एक पत्र लेखन जिसको कहते हैं। और ये जो होगा ये 5 नंबर का होगा। अब बात यह है कि भाई पत्र कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न, मतलब कि किस प्रकार के प्रश्न जो है लेटर से रिलेटेड बनेंगे और किस प्रकार के पत्र पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है इनफॉर्मल लेटर्स या पर्सनल लेटर भी कहते हैं जिसको, मतलब ये जो ऐसे पत्र होते हैं जो हमारे मित्रों को, रिश्तेदारों को या माता पिता को जो लिखे जाने वाले पत्र होंगे वो कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इसके अलावा दूसरा जो है ईमेल पूछा जा सकता है। भी ईमेल का जो फॉर्मेट होता है उसके आधार पर आपके स्कूल के प्रधानाचार्य को या किसी भी ऑफिशियल जो साइट होती है उसके ऊपर आपको मेल भेजना, तो उसके बारे में आपको ईमेल भी पूछा जा सकता है। तो तीसरा है इसके अंदर फॉर्मल लेटर्स। ये फॉर्मल लेटर्स जो है अपने को एक स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखवाने के लिए पूछे जा सकते हैं, या फिर फॉर्मल लेटर्स के अंदर हम एडिटर को जो है पत्र लिखना है, किसी भी अखबार के प्रकाशक को पत्र लिखना है, तो वो इसमें से पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के तीनों जो टॉपिक है इनमें से 2 टॉपिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और 2 में से हमें एक को करना है, और उसकी मार्किंग जो रहेगी वो रहेगी 5 नंबर की। अब राइटिंग के अंदर लेटर राइटिंग के बाद जो अगला जो टॉपिक होगा वो आएगा ए शॉर्ट पैराग्राफ। एक छोटा पैराग्राफ लिखना है ऑन गिवन आउटलाइन, आउटलाइन बेस्ड होगा, जिसमें आउटलाइन दी होगी और उस आउटलाइन के आधार पर हमें पूरा पैराग्राफ लिखना है। और इसकी जो इसमें जो शब्दों की संख्या रहेगी वो 60 शब्दों में उसको हमें पूरा करना, लिखना है। 60 शब्दों में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखने का हमें प्रयास करना है। और इसकी जो मार्किंग रहेगी वो रहेगी आपके 4 नंबर की। और उसके बाद में फिर अगला जो टॉपिक है वो है ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट। इसके अंदर भी हमें एक पैराग्राफ लिखना है जो कि वर्बल और विजुअल इनपुट पे हो सकता है। वर्बल का मतलब ये है कि कुछ शब्द उसमें दिए होंगे, उन शब्दों का सहारा लेकर हमें पैराग्राफ लिखना है। और विजुअल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई फोटो वगैरह, मैप वगैरह, ग्राफ वगैरह दिया गया हो तो उसकी मदद से हमें पूरा एक पैराग्राफ उसमें लिखना पड़ता है, उसे कहते हैं विजुअल इनपुट। और ये जो पैराग्राफ होगा ये 75 वर्ड्स में हमें पूरा करना है, और इसकी मार्किंग जो रहेगी वो भी रहेगी 5 नंबर की। इस प्रकार से ये ग्रामर का जो है ये टॉपिक हमें पूरा करना है। ग्रामर के अंदर जो राइटिंग का जो पार्ट है वो उसको हमें पूरा करना है, जिसमें लेटर राइटिंग,
फिर आगे शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग और फिर शॉर्ट राइटिंग टास्क जो होगा, ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेटर राइटिंग के अंदर 2 लेटर में से एक करना है, आउटलाइन के बेस के ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है और वर्बल और विजुअल इनपुट के ऊपर भी हमें एक शॉर्ट राइटिंग टास्क यानी एक पैराग्राफ लिखना है। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे जो हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है ग्रामर से रिलेटेड। व्याकरण के अंदर, अंग्रेजी व्याकरण के अंदर किस प्रकार के या कौन कौन से टॉपिक जो है हमारे बोर्ड के एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से 4 टॉपिक आएंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके टेंस का। और टेंस का जो टॉपिक रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर के जो टेंस के क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद में सेकंड टॉपिक जो रहेगा वो होगा एक्टिव और पैसिव का उपयोग। एक्टिव से पैसिव बनाना या पैसिव से एक्टिव बनाना भी पूछा जा सकता है, और ये जो रहेगा ये 4 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद हम अगर आगे बात करें तो जो नरेशन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच जिसे कहते हैं, इसके क्वेश्चन जो होंगे वो भी 4 नंबर के पूछे जाएंगे, और 4 नंबर का जो होगा वो नरेशन वाला टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। और फिर अगला जो अंतिम टॉपिक रहेगा ग्रामर का वो है आपके मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर भी 2 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। इस प्रकार से पूरी जो ग्रामर का जो टॉपिक रहेगा वो 15 नंबर की ग्रामर जो है आपके 10th बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो सही रूप से, या अगर बात करें हम ग्रामर की, तो हमें इसमें अच्छी तैयारी करने की जरूरत है, ताकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। अगर हमें नियम आते हैं, वो नियम पूर्ण रूप से हम उनका यूज कर सकते हैं। और मेन रूप से 4 टॉपिक होंगे, टेंस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और मॉडल्स। और ये चारों टॉपिक का जो पूरा जो मतलब अंक पार रहेगा वो रहेगा 15 नंबर का, जो कि 10th बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है इस वर्ष। तो दोस्तों सिलेबस के इसी क्रम में आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे टेक्स्ट बुक के बारे में। और 10वीं जो आपके सिलेबस के अंदर 2 टेक्स्ट बुक्स है, एक का नाम है गोल्डन रेज और दूसरी है आपके रिच सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्डन रेज के प्रोज लेसन के बारे में। जो पोएट्री को छोड़कर जो दूसरे लेसन है उनमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स, मतलब अलग अलग जो लेसन होंगे उनमें से 2 एक्सट्रैक्ट, मतलब एक तरीके से पैसेज जो है वो पूछे जाएंगे। और उन पैसेज का अंक पार रहेगा, एक पैसेज का अंक पार 4 नंबर का रहेगा। तो अतः ये जो पैसेज जो होंगे ये 8 नंबर के उन लेसन्स में से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में आगे 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज लेसन्स, बाकी जो लेसन बचे हैं पोइट्री को छोड़कर उन्हीं लेसन में से मतलब 2 में से 1 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और वो रहेगा 3 अंकों का भार उसका रहेगा, और उसको आपको कम से कम 30 से 40 शब्दों में उन क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, और वो होंगे 2 में से 1 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो प्रोज लेसन जो होंगे उनमें 8 नंबर के पैसेज हो जाएंगे, और 3 नंबर के 2 में से 1 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद हम अगर आगे बात करें तो जो गोल्डन रेज जो बुक है उसमें एक ड्रामा टेक्स्ट भी है, और ड्रामा टेक्स्ट से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाएगा। इस प्रकार से गोल्डन रेज जो किताब है उसमें पोइट्री को छोड़कर जो दूसरा जो भाग है उसमें 8 नंबर के पैसेज, 3 नंबर का 2 में से 1 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो ड्रामा टेक्स्ट से लिया जाएगा। जैसे कि द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जो फर्स्ट जो लेसन है वो ड्रामा टेक्स्ट ही है। इस प्रकार से जो है ये गोल्डन रेज के प्रोज लेसन रहेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे इसी गोल्डन रेज की पोइट्री के बारे में, जो पोएम्स जो है उनके बारे में। अब देखिए इसमें कौन कौन से लेसन कटे हैं, कौन कौन से मतलब कि लेसन में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं पोएट्री की। तो 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम पोएम, पोएम का सप्रसंग व्याख्या जो अपन हिंदी में कहते हैं जिसको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें करना है। 2 जो है एक्सट्रैक्ट दिए होंगे उनमें से हमें 1 का हमें करना पड़ेगा, और ये जो 1 रेफरेंस जो होगा एक्सप्लेनेशन विथ, ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके 4 नंबर का अंक पार रहेगा। फिर आगे पोएम जो है उनके अंदर 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और 3 में से आपको 2 करने हैं, और ये जो क्वेश्चन होंगे इनका जो अंक पार रहेगा 5 नंबर का रहेगा, और इन क्वेश्चन का आंसर भी हमें लगभग 30 से 40 शब्दों में हमें देना पड़ेगा। तो ये था गोल्डन रेज का पूरा मामला, जिसमें पहला क्या है 2 पैसेज पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के, 8 नंबर का ये रहेगा।
दूसरा है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोज लेसन में से, उनमें से आपको एक करना और वो जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का पूछा जाएगा। फिर ड्रामा टेक्स्ट से 3 नंबर का एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नंबर के जो है पोइट्री को छोड़ के दूसरे जो लेसन है उनका अंक पार है, तथा पोयम का जो अंक पार है वो 9 नंबर का है, जिसमें से 4 नंबर का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करना है, और 5 नंबर का जो है वो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन का हमें आंसर पोयम में से देना है, और यह है गोल्डन रेज। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो सप्लीमेंट्री बुक बची हुई अपनी 10th की रिसोल्यूशन की, उसके बारे में। तो उसके अंदर सबसे पहला है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस जो लेसन दिए होंगे, जो भी स्टोरी बेस्ड लेसन है उनके अंदर मतलब कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और उसकी शब्द संख्या जो रहेगी वो लगभग रहेगी आपके 80 शब्दों की, और उस क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी वो होगी 5 नंबर की। उसके बाद में इसी बुक में से 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है इनकी शब्द संख्या रहेगी 30 to 40 वर्ड्स, और उन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है आपको करना है, और इसकी जो मार्किंग रहेगी वो रहेगी आपके 3 नंबर की। उसके बाद आगे इसी रिसोल्यूशन में से 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 20 से 25 शब्दों की शब्द संख्या के होंगे, और इनकी जो मार्किंग रहेगी वो 2 नंबर की। कुल मिला के जो रिसोल्यूशन है वो लगभग आपको 10 नंबर की है, जिसमें से 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा 30 से 40 शब्दों का, और फिर मतलब कि 20 से 25 शब्दों का एक क्वेश्चन आएगा, और ये जो सारे होंगे वो मतलब कि उनमें ऑप्शन होंगे, 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे रोड सेफ्टी एजुकेशन की। तो रोड सेफ्टी के अंदर सड़क सुरक्षा जो है उसके अंदर आपको पोस्टर मेकिंग पूछा जा सकता है, कार पुलिंग जो टॉपिक है उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना बताया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पूछे जा सकते हैं ड्राइवर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कि ड्राइवर की क्या जिम्मेदारियां है, और स्पीच राइटिंग भी हो सकता है ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर, मतलब शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उसके ऊपर स्पीच, या अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव जनरल एक्सरसाइज, मतलब एक तरीके से एक्सरसाइज पूछी जा सकती है जिसमें रिक्त स्थान होंगे और उनमें हमें सही शब्दों का जो है चयन करके उनको भरना है, इस प्रकार से। और ये रोड सेफ्टी जो पूरी रहेगी ये रहेगी आपके 4 नंबर की। इस प्रकार से ये पूरा जो सिलेबस है वो 80 नंबर का रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं कौन कौन से लेसन जो है आपकी किताबों में से कटे हैं, तथा कौन कौन सा जो है मतलब लेसन नहीं आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सभी अंक बार बताने के बाद आगे मैं बात करने वाला हूं कि ऐसे कौन से लेसन है जो आपके बोर्ड एग्जाम का जो दोनों बुक्स है जो है उनमें से कटे हैं, तथा मतलब किन किन मतलब जो लेसन है उनमें से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली किताब गोल्डन रेज की। उसके अंदर जो लेसन नंबर 2 है ऑन वियोलेंस, ये आपको अब बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं लेसन नंबर 5 ए हीरो, ये भी कट चुका है। लेसन नंबर 7 ए लेडी और द टाइगर, ये लेसन भी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो लेसन नंबर 11 द बेट्रियल ऑन फेथ, ये चारों लेसन जो है आपके प्रोज लेसन जो गोल्डन रेस से थे उनमें से कट चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो था फिर आगे इसी गोल्डन रेज के अंदर हम अगर पोएम की बात करें तो पोएम नंबर जो 4 है एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ अ मेड डॉग, ये जो पोएम है ये आपको नहीं पूछी जाएगी। एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर गाया जाने वाला शोक गीत जो इसका हिंदी अर्थ है, तथा ये जो चौथे नंबर की जो पोएम है ये आपको एग्जाम में अब नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम रिसोल्यूशन नामक जो दूसरी किताब है उसकी। तो उसमें जो लेसन नंबर 3 है ग्रोविंग अप पेन्स, ये लेसन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। लेसन नंबर 5 द पर्पल जार, ये जो लेसन है ये भी आपको एग्जाम में मतलब स्पेशल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेसन नंबर 7 द मैन हु न्यू टू मच, और तथा लेसन नंबर 10 हाई महाराजा जो था, ये चारों लेसन जो है रिसोल्यूशन में से कटे हैं। तो कहने मतलब 4 लेसन गोल्डन रेस से कटे हैं तथा 4 ही लेसन रिसोल्यूशन से, तथा पोएम नंबर 4 जो अंतिम पोएम थी उसको भी काट लिया गया। इस प्रकार से ये जो है पूरा पूरा आपका सिलेबस जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाला डिलेटेड जो चैप्टर्स है वो सारे के सारे आपके सामने ये है। तो दोस्तों आगे हम कक्षा 10 के बाद अब बात करते हैं कक्षा 12
इंग्लिश कंपलसरी की, मतलब अनिवार्य जो इंग्लिश है कक्षा 12 के अंदर, उनके सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है और क्या क्या चीजें जो है पूछी जाएगी और किस प्रकार से उनको हमें करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या क्या जो पुराना जो सिलेबस था उसमें से कटा है। तो सबसे पहले राइटिंग की बात करें, लेखन कौशल के अंदर जो कटा हुआ जो पोर्शन है वो है शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन, और इसके अंदर टोटल पहले 5 टॉपिक थे, जिनमें से 2 टॉपिक को काट लिया है। वो है, एक तो है पोस्टर मेकिंग और दूसरा इसके अंदर आपके टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट, मतलब कि टोटल मिला के जो राइटिंग का जो पूरा पोर्शन था, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, कंपोजिशन और शॉर्ट कंपोजिशन था, उस शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर 2 टॉपिक को काटा गया, पोस्टर मेकिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर द और अगेंस्ट, मतलब किसी के भी पक्ष में और विपक्ष में आर्ग्यूमेंट करना, तर्क करना, और उसके रूप में एक पूरा सा फॉर्मेट के आधार पर पूरा लिखा जाता है एज ए पैराग्राफ, उसको कहते हैं शॉर्ट कंपोजिशन। ये 2 चीजें आपको अब जो 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें इनको आपको नहीं पढ़ना है। अब इस शॉर्ट कंपोजिशन में मुख्य रूप से 3 चीजें रही है। एक तो रहा है आपके इनवाइटेशन, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग, दूसरा रहा है एडवर्टाइजमेंट, तथा तीसरा रहा है नोटिस राइटिंग। ये तीनों ही चीजें सिलेबस में इस बार है, इन 2 चीजों को इसमें से काट दिया गया है। अब इसके बाद हम आगे अगर बात करें टेक्स्ट बुक की, टेक्स्ट बुक्स में से जो पहली जो किताब है रेम्बो, उस रेम्बो में से बहुत कुछ कटा है, और जो मुख्य जो चीजें हैं वो देख लीजिए आप। सबसे पहले लेसन नंबर फर्स्ट रेम्बो के अंदर पहले हम बात कर रहे हैं प्रोज लेसन की, जो गद्य लेसन, जो गद्य लेसन है उनके बारे में। प्रोज जो है उसमें से लेसन नंबर फर्स्ट वाटर जो था वो कट गया, इसकी तैयारी अब आपको नहीं करनी है। दूसरा है लेसन नंबर थर्ड, और थर्ड लेसन ही कौन सा था, थर्ड थॉट। यह भी इस बार 2021 के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर आगे लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 8 था ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो लेसन था उसको भी काट दिया गया बोर्ड के अंदर। फिर है लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 11 जो है ऑन द फेस ऑफ इट, यह लेसन भी काट दिया गया है। इस प्रकार से जो प्रोज जो लेसन थे इनके अंदर इन चारों ही लेसन को इस बार बोर्ड के पैटर्न से हटा दिया गया है। अब ये 2021 की बोर्ड में इनको नहीं पूछा जाएगा। फिर आगे बात करते हैं हम पोएट्री की। इसी किताब के अंदर गोल्डन एज के अंदर पोएट्री जो पार्ट है उसके अंदर भी जो 13वां जो लेसन है, लेसन नंबर 13, नाम है द ए बॉयज सॉन्ग, ए बॉयज सॉन्ग। यह पोएट्री भी इस बार काट दी गई है। और अंतिम जो है लेसन नंबर 16, और नाम है द स्नेयर, इस पोएम को भी काट दिया गया। कुल मिला के जो आपकी बुक है रेम्बो, उसमें प्रोज में से 4 लेसन काटे गए हैं तथा पोएट्री में से 2 पोएम को काट दिया गया है। बॉयज सॉन्ग और द स्नेयर नहीं पूछी जाएगी, और लेसन के अंदर वाटर जो कि सीवी रमन के द्वारा लिखा गया है उसको नहीं पूछा जाएगा। थर्ड थॉट्स नहीं आएगा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ काट दिया गया है। ऑन द फेस ऑफ इट, इस लेसन को भी काट दिया गया। इन्हीं टेक्स्ट बुक के अंदर आगे जो आपकी दूसरी जो टेक्स्ट बुक है पनोरमा, पनोरमा के अंदर भी बहुत सारे लेसनों को काटा गया है। उसमें सबसे पहले लेसन नंबर 7, और लेसन का नाम है
डेड मेंस पाथ, इस लेसन को हटा दिया गया है इस बार के सिलेबस से। फिर लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 8 जो कि नाम है द गिफ्ट ऑफ मेजई, इसको भी हटा दिया गया है। तथा लेसन नंबर 10 गोइंग प्लेसेस, यह लेसन भी आपकी जो सेकंड सप्लीमेंट्री बुक है पनोरमा, इससे हटा दिया गया है। तो लेसन नंबर 7 डेड मेंस पाथ, लेसन नंबर 8 द गिफ्ट ऑफ मेजई और लेसन नंबर 10 गोइंग प्लेसेस जो है इस बार के बोर्ड के सिलेबस में नहीं रहेगा। बाकी के लेसन जो है वो पूर्ण रूप से आपको अच्छी तरीके से उनको तैयार करना है, वो जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कि पूरा जो पेपर जो होगा वो पैटर्न कैसे होगा और कहाँ पर हमें ज्यादा मतलब जोर लगाना पढ़ाई के अंदर, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा लाइटली पढ़ लेंगे फिर भी अपना काम हो जाएगा, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं रीडिंग के बारे में। और रीडिंग जो 15 नंबर की रहने वाली है, इसके अंदर सबसे पहले आएगा एक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, और ये जो पैसेज होगा ये आपके टोटल 9 नंबर का रहने वाला है। ये 9 नंबर के अंदर देखना दोस्तों कि 6 नंबर के तो क्वेश्चन आंसर आएंगे और 3 नंबर जो है वो वोकेबलरी के ऊपर आधारित क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसके अंदर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वन वर्ड के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और इसी के अंदर दूसरा जो है वो है नोट मेकिंग, और नोट मेकिंग के अंदर जो नोट्स बनाए जाएंगे वो नोट्स का जो पार्ट है वो रहने वाला है आपके 4 नंबर का। तथा जो एब्स्ट्रक्शन है इसी के अंदर, एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है समराइजेशन करना, एब्स्ट्रक्शन जो होगा वो रहेगा आपके 2 नंबर का, और 4 2 6 और 9 15, और इस प्रकार से टोटल जो रीडिंग का पार्ट रहने वाला है वो है आपके 15 नंबर का रहने वाला है एग्जाम के हिसाब से। फिर आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी की राइटिंग का। राइटिंग के अंदर सबसे पहली जो चीज पूछी जाएगी वो है आपके 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन, 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन। और ये जो होगा 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन, ये 4 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, तो इसके अंदर इनवाइटेशन का एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट, तो तीसरा है नोटिस। ये 3 प्रकार की चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से हमें एक को करना और ये 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद में इसी के अंदर आएगा रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, और या तो एक रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किसी के बारे में तथ्यात्मक वर्णन करना है। और ये जो टॉपिक रहने वाला है ये 7 नंबर का, ये भी अथवा में आएगा, ऑप्शन होगा, ऑप्शन में से हमें एक आपको करना पड़ेगा। इसी राइटिंग के अंदर तीसरा है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के अंदर दोस्तों 3 प्रकार के जो है लेटर वो आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला तो है ऑफिशियल या बिजनेस लेटर, या फिर आता है दूसरे नंबर का लेटर टू द एडिटर, या फिर तीसरे नंबर का लेटर जो होगा वो होगा एप्लीकेशन फॉर जॉब विद सीवी या रिज्यूम। ये 3 प्रकार के लेटर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और इनकी जो मार्किंग रहेगी, अंक बार जो रहेगा वो है 7 नंबर का। तो इस प्रकार से ये तीनों ही जो पार्ट है ये रहेंगे आपके। इसमें एक अंतिम पार्ट है कंपोजिशन, फैक्चुअल कंपोजिशन, और इसके अंदर भी हमें आर्टिकल, एक तो आर्टिकल के रूप में हमें इसमें लिखना पड़ सकता है या स्पीच के रूप में। और ये पार्ट भी जो रहने वाला है ये 7 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये 4 पार्ट जो है राइटिंग के अंदर पूछे जाएंगे, जिसमें एक तो शॉर्ट कंपोजिशन है 4 नंबर का, रिपोर्ट राइटिंग या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है 7 नंबर का, लेटर राइटिंग है 7 नंबर का, और आर्टिकल या स्पीच जो एक कंपोजिशन है वो है 7 नंबर का। इस प्रकार से 7 3 21 और 4 25 नंबर का जो है
आपके राइटिंग का जो पार्ट है वो रहने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक की, जिसमें जो पहली बुक है रेम्बो, उसमें प्रोज लेसन, जो भी गद्य जो भाग है, जो लेसन जो दिए गए हैं, उन वो जो है वो 15 नंबर के रहने वाले हैं। 15 नंबर में क्या होगा कि फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 4 में से चारों ही करने हैं। 4 इंटू उनकी मार्किंग रहेगी 2, अतः वो जो हो जाएंगे आपके 8 नंबर के। उसके बाद में 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको हम निबंधात्मक जो क्वेश्चन कहते हैं अपनी भाषा में, वो जो होगा वो होगा 1 होगा, और वो 7 नंबर की मार्किंग रहेगी, अतः वो होगा 7 नंबर का। 8 और 7 15 नंबर की जो है आपके प्रोज का जो है ये पार्ट रहने वाला है। अब प्रोज के पार्ट में के बाद आगे जो रेम्बो में बचा हुआ हिस्सा है वो है अपने पोइट्री का। पोइट्री के अंदर क्या होगा कि 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेंजा दिया जाएगा जिसमें 3 4 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस एक्सट्रैक्ट को, उस पोएम के उस स्टेंजा को पढ़ते हुए उन क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। और ये जो है ये पार्ट रहने वाला है आपके 4 नंबर का। 2 एक्सट्रैक्ट होंगे अथवा में उनमें से एक अपने को परीक्षा में करना है। और उसके बाद में पोइट्री के अंदर होगा 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। तो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से हमें 3 जो क्वेश्चन है वो परीक्षा के अंदर करने हैं, और वो जो रहने वाला है वो रहने वाला है 3 इंटू 2 नंबर का वो रहेगा, तो अतः 6 नंबर का ये हो गया, 4 नंबर का आपके एक्सट्रैक्ट हो गया। और इस प्रकार से 4 और 6 10 नंबर की जो है आपके पोएम का पार्ट पूरा पूरा रहने वाला है। इसके बाद में पनोरमा में जो लेसन कट चुके हैं उसके बाद की बात बताई जा रही है। तो पनोरमा में जो लेसन कटे हैं उनको छोड़कर जो दूसरे जो लेसन है उनमें क्या आने वाला है, तो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहने वाले हैं 4 के 4 करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक पार रहेगा वो 2 नंबर का। अतः ये जो है 8 नंबर के क्वेश्चन बचे हुए लेसन में से पूछे जाएंगे। और इसी के अंदर 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो पूछा जाएगा। वो जो रहेगा संख्या के अंदर 2 होंगे, 2 में से आपको 1 करना है, और उसकी जो मार्किंग है वो 7 नंबर की रहने वाली है। अतः 8 और 7 15 नंबर की जो मार्किंग है वो आपके पनोरमा जो किताब है वो रहने वाली है। मतलब जो लेसन बताए गए हैं जो कट चुके हैं, उनके अलावा जो 2021 में जो बोर्ड की परीक्षा होगी उनमें ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। अतः उनकी तैयारी अच्छे से करें तथा प्रत्येक शब्द या सॉरी प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके अंक बार को देखते हुए उस क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अंक इसमें अर्जित कर सके। अनिवार्य विषय है, जितने अंक लाएंगे उतना ही हमारे परसेंटेज को फायदा पहुंचाने वाली चीज है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई बहुत बहुत बधाई हो, आपका सिलेबस आ गया है। बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे बच्चे कि सिलेबस कब आएगा, सिलेबस कब आ गया वो आपका सिलेबस। और जैसा कि सर ने आपको बता ही दिया है सारा कि किस तरह से आया है, कितना परसेंट कोर्स जो है वो कम हुआ है। तो हमारा 30% कोर्स जो है वो कम हो गया है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सभी बच्चों का इंतजार खत्म हुआ, और सबसे बड़ी खुशखबरी दूं मैं आपको तो ये है कि जितनी भी हमने जो क्लासें ली है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेसन कम हुआ है, बाकी सारे लेसन ओके हुई है। जितने भी अपन ने पढ़े हैं वो सबके सब आपके आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी मेहनत जो है बेकार नहीं गई है। सिर्फ पहला लेसन है वो कटा है, वो तो वैसे ही छोटा सा लेसन था, 2 क्लासें ही लगाई थी हमने, तो ज्यादा मेहनत खराब नहीं हुई हमारी। बाकी जितना भी अपन ने जो पढ़ा है उसके बाद में दूसरा तीसरा चौथा लेसन है ना, वो सारे के सारे आ गए हैं। उसके बाद में अपन ने जो श्वसन तंत्र पढ़ा, उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं अभी, परिसंचरण तंत्र पढ़ा, तो वो भी आ गए हैं। तो अपनी इतनी मेहनत खराब नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा हुआ कि चौथे के बाद में अपन ने
पांचों लेसन स्टार्ट नहीं किया, है ना। तो चलिए आज अब हम देखेंगे कि सिलेबस जो है वो आ गया है और बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा, लेकिन अब हम सिलेबस तो देखेंगे ही, इसका पैटर्न तो देखेंगे ही, इसके साथ हम ये भी देखेंगे, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि इनमें से भी आपको किस किस टॉपिक पे जो है वो ज्यादा ध्यान देना है। पढ़ना सभी को है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्हीं को खास करके पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है, पढ़ना सभी को है, लेकिन इसके अंदर भी आपको किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा जो है वो फोकस करना है, वो लेसन हम आज देखेंगे। तो भाई आपका जो लेसन, आपका जो पेपर होगा वो पेपर पहले भी 56 नंबर का होता था, थ्योरेटिकल जो पेपर था वो पहले भी 56 नंबर का होता था, अब भी वो 56 नंबर का ही हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो है नंबरों को एक दूसरे के अंदर काउंट कर लिए गए हैं। बाकी आपके पेपर जो है वो का वही रहेगा, नंबर वो के वही रहेंगे। तो आपका जो पेपर है वो कितना समय लगेगा, इसके अंदर कितने समय में आपका पेपर जो है वो होगा। तो सैद्धांतिक जो प्रश्न पत्र है, यानी कि आप जो थ्योरेटिकल पेपर करते हो, वो आपको टाइम जो है वही मिलेगा, 3.25 घंटे का ही मिलेगा। और इसके जो अंक होंगे वो होंगे 56 अंक का होगा। सत्रांक यानी कि यहाँ से आपके स्कूल से जो भेजे जाएंगे नंबर वो 14 ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल जो होगा आपका वो कितने घंटे के लिए होगा, 4 घंटे के लिए होगा। प्रश्न पत्र के लिए अंक जो होंगे यानी कितने अंकों का होगा, तो 30 अंकों का होगा, ठीक है। इस तरह से अपने टोटल जो पूर्णांक हो जाते हैं, टोटल जो नंबर है वो कितने हो जाएंगे, 100, यानी कि 100 नंबर का आपका पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक एक इकाई को लेंगे हम और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन कौन से जो लेसन है वो हटे हैं और कौन कौन से रहे हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए इकाई नंबर 1 जो है आपकी, जिसका नाम है आवृत बीजी पादपों में जनन व विकास। तो ये जो ये जो इकाई है, इसमें से आपका एक चैप्टर जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पहला जो चैप्टर है अपना, उसको इन्होंने हटा दिया, पूरी तरह से पूरा का पूरा चैप्टर हट गया है। और अब इसके बाद में इसके अंदर बचते हैं 3 लेसन। तो उन तीनों में से आपके जो नंबर है, कितने नंबर का आएगा, वो है 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर के इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके अंदर लेसन नंबर 2 आएगा, आपके लेसन नंबर 2 है वो आपके आएगा, जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास, जो कि हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं वो है प्रस्तावना, यानी इसकी भूमिका जो है आगे जब लेसन स्टार्ट करते हैं तब सभी पढ़ते ही हैं भूमिका क्या होती है। भूमिका इसलिए आवश्यक है, प्रस्तावना इसलिए आवश्यक है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उस पेपर जो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमें पढ़ना क्या है और क्यों इसे पढ़ना है, क्यों आवश्यक है, तो वो तो पढ़ना ही है हमें। उसके बाद में आपका टॉपिक रहेगा नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। तीसरा टॉपिक है आपके उनके सर तथा लघु बीजाणु धानी। फिर टॉपिक है आपके लघु बीजाणु जनन, नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन। और लास्ट जो टॉपिक है इस लेसन का वो है गुरु बीजाणु जनन। तो इसमें से देखिए ये आपके टॉपिक है। तो वैसे ही सरकार ने बहुत आपका जो सिलेबस है वो कट कर दिया है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इनमें से भी कुछ ही पढ़ना है, पढ़ने सारे हैं, लेकिन इनमें से भी जो मैंने अभी टॉपिक बताए हैं उनमें से भी आपको कौन कौन से ज्यादा फोकस करना है, किस किस पर ज्यादा फोकस करना है। तो देखिए जो नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास तथा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन, तो इस पर आपको बहुत ज्यादा आपको जो है इस पर फोकस करने की जरूरत है। ये आपको बहुत अच्छे से इसको तो आपको पढ़ना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, तो इनका आपको ध्यान रखना है। तीसरा लेसन है अपना परागण निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है, आप जाकर जिसने भी ये क्लासें नहीं देखी है वो आप जाकर देखिए। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, कोई नया बच्चा है जिसने अभी तक क्लासें कोई स्टार्ट नहीं की है तो मैं बताऊंगी कि कौन कौन से अपने लेसन हो गए हैं। तो फर्स्ट लेसन हो गया था जब लेकिन वो कट गया है, सेकंड लेसन अपना हो गया है, इसमें भी है तो आपको वो पढ़ना है। तीसरा लेसन जो कि परागण निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन है, वो लेसन भी अपने हैं और अपन ने पढ़ भी लिया है। इसके अंदर आपको आपके क्या क्या टॉपिक बचे हैं, तो आपका जो परागण वाला जो टॉपिक है जिसके अंदर अपन ने परागण किसे कहते हैं, परागण की कौन कौन सी विधियां होती है, अनुकूलन क्या क्या होते हैं, तो ये टॉपिक इसके अंदर भी है, आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। असंगतता या अनिशेषता भी हमने पढ़ा था, ये टॉपिक भी इसके अंदर रखा गया है।
निषेचन, भ्रूणपोष, बीज का परिवर्धन एवं पीढ़ी एकांतरण, ये सभी के सभी टॉपिक जो है मैंने भी पढ़ा लिए हैं आपको, और ये इसके अंदर है। ठीक है, अब इसमें से आपको किस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो जो असंगतता वाला टॉपिक है, जिसे हम अनिश्चयता भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद में भ्रूणपोष जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है। तो हम जानते हैं भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है, और आप सभी भी जानते हो, जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो क्लास जाकर देखिए। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको ये ज्यादा पढ़ने हैं, ज्यादा फोकस करना है। लेसन नंबर 4 है जो कि जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो असंग जनन, इसके अंदर टॉपिक दिया गया है असंग जनन, आनिशिक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन, बहुभ्रूणता और कायिक प्रवर्धन। तो इनमें से भी आपको ज्यादा जो फोकस करना है वो है आनिशिक बीजता और बहुभ्रूणता, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम इकाई नंबर 2 पे। जो इकाई नंबर 2 है आपकी, जिसका नाम है पादपकारी की फर्स्ट, पादपकारी की प्रथम या पादपकारी की फर्स्ट, ये आपके कितने नंबर का रहेगा, तो जो इकाई नंबर 2 है वो आपके 9 नंबर की रहेगी। यानी कि इसमें से जो लेसन है, जो टॉपिक है, उनमें से आपको 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर भी कौन कौन सा लेसन आएगा, देखिए 5वां लेसन जो है वो हटा दिया गया है, मैंने जैसा कि आपको बताया 5वां लेसन नहीं आएगा, पूरा पूरा हटा दिया गया है। जो लेसन नंबर 6 है वो क्या नाम है उसका, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। ठीक है, तो ये जो है आपके आएगा, और उसमें से टॉपिक कौन कौन से बचे हैं आपके, तो जल अवशोषण व पादपों में जल का मार्ग, जल अवशोषण की क्रिया विधि और रसारोहण। तो इनमें से यानी कि ये 3 टॉपिक आपके दिए गए हैं, लेकिन 3 टॉपिक में से भी आपको कौन सा पढ़ना है, ज्यादा फोकस किस पर करना है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कौन सा पढ़ना है, ये गलत रहेगा, लेकिन आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें से भी वो है जल अवशोषण की क्रिया विधि। ठीक है, बाकी देखिए पढ़ना तो सभी ही है, आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि इनके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ये पेपर में आ ही सकते हैं। बाकी पढ़ना सभी क्यों है, क्योंकि सरकार ने वैसे ही बहुत ज्यादा कोर्स कम कर दिया है, तो इनमें से तो क्वेश्चन बनने के चांस वैसे ही ज्यादा है। जो आपका हटा दिया गया पोर्शन है उसमें से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा जल अवशोषण की क्रिया विधि। अब लेसन नंबर 7 है वो आएगा आपके, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्राव। इसमें भी आपको परिचय देखना है इसका, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, रंध्री वाष्पोत्सर्जन, रंध्र गति की क्रिया विधि, बिंदु स्राव और रस जो है लास्ट टॉपिक रस स्राव। इनमें से भी आपको ज्यादा फोकस करना है रंध्र गति की क्रिया विधि एंड रस स्राव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप टेंशन मत लीजिए, ये सारे के सारे टॉपिक हम करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लासों को शेयर कीजिए, बने रहिए इन क्लासों के साथ में, आपका सारा टॉपिक हम जरूर क्लियर कर पाएंगे। लेसन नंबर 8 है, ये जरूर आएगा आपके, ये दिया गया है, जिसका नाम है पादपों में खनिज पोषण। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक पोषण के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां, पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व, पादप पोषण में वृहत तथा सूक्ष्म पोषकों की भूमिका और जल संवर्धन। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो पौधों में अनिवार्य पोषक तत्व, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और लास्ट जो टॉपिक मैंने बोला जैसा कि जल संवर्धन, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अब लेसन नंबर जो 9 है आपका, अध्याय 9 है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपके जरूर आएगा, सिलेबस में दिया गया है, ये आपका कटा नहीं है, जिसका नाम है एंजाइम, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एंजाइम जो है उसके अंदर आपको प्रस्तावना देखना है, एंजाइम की संरचना, एंजाइम की क्रिया विधि, एंजाइमों की नामकरण पद्धति और एंजाइमों का वर्गीकरण। जैसा कि मैंने बताया ये लेसन ही पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो 3 टॉपिक है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। कौन कौन से हैं वो, तो एंजाइम की क्रिया विधि, एंजाइमों की नामकरण पद्धति और एंजाइमों का वर्गीकरण, यानी कि इन तीनों को तो आपको बहुत ही ज्यादा समझना होगा, बहुत ही ज्यादा इस पर फोकस करना होगा। अब हम देखते हैं इकाई नंबर 3। तो इकाई नंबर 3 का नाम है आपका पादपकारिकी, यानी कि इसके अंदर भी सारे प्लांट्स को ही पढ़ना है, पादपकारिकी सेकंड। ठीक है, तो ये आपके आएगी
5 नंबर की, यानी कि इसके अंदर जितने भी लेसन हैं वो 5 नंबर के आएंगे। अब देखिए इसके अंदर 10वां लेसन दिया गया है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। इसमें आपको क्या पढ़ना है, परिचय, परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और बहुत बार मैंने भी बताई है आपको, तो परिभाषा भी हमें पढ़नी है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक बचे हैं इसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण का स्थल, प्रकाश संश्लेषण वर्णक, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाशिक अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अप्रकाशिक अभिक्रिया, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी इन दोनों को तो आपको बहुत ही खास ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, C3 चक्र, C4 चक्र और CAM चक्र, और इसके बाद में आपका जो लास्ट टॉपिक है वो प्रकाश श्वसन। और मैं बता दूं आपको कि इसमें से भी ज्यादातर जो आपको फोकस करना है, जो आपके ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है C3 चक्र, C4 चक्र, CAM चक्र। इनके जो है इनके क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। अब हम लेसन नंबर 11 देखेंगे। 11वां जो पार्ट है आपका, इसका नाम है श्वसन, ठीक है। ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है और इसमें से बहुत सारे जो दिए गए हैं टॉपिक भी बहुत सारे दिए गए हैं, लगभग सारे दे दिए गए हैं, यानी कि इसके अंदर जो 99 क्वेश्चन है आपका परसेंट क्वेश्चन है वो कवर किया गया है। इसके अंदर सभी है, आप ये समझ लीजिए कि सभी, यानी कि पूरा लेसन ही आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, परिचय पढ़ना है, श्वसन के क्रियाधार या श्वसनाधार, श्वसन के प्रकार, श्वसन स्थल, ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि, ग्लाइकोलांछन, क्रेब्स चक्र। देखिए क्रेब्स चक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ज्यादा फोकस करना है, आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ये बहुत ही ज्यादा आने के चांस है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीपी संश्लेषण का रसायन परसरणी सिद्धांत, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किण्वन, शर्करा विघटन के कुछ अन्य पथ, श्वसन क्रिया में श्वसनाधारों के अंतर संबंध, श्वसन एक उभयचय क्रिया है। और लास्ट जो टॉपिक है आपका श्वसन गुणांक, जिसे RQ कहा जाता है, यह भी आएगा आपके, लेकिन ये इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब नेक्स्ट जो लेसन है आपका, लेसन नंबर 13 आएगा, ठीक है। नाम है उसका पादप वृद्धि। अब इसके अंदर तो जो टॉपिक दे रखे हैं ये वही इंपॉर्टेंट है और वही आपके आ सकते हैं। तो इसके अंदर आपको दे क्या रखा है, परिचय दे रखा है, और 2 ही टॉपिक है इसके, वृद्धि नियामक पदार्थ और वृद्धि अवरोधक, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में इकाई नंबर 4 जो है आपकी, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, ये आपके आएगी 5 नंबर की, यानी इस इकाई से बनने वाले प्रश्न जो होंगे उसके अंक कितने होंगे, कितने अंकों के वो पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र में एग्जाम में, तो वो आपके पूछे जाएंगे 5 नंबर के, ठीक है। इसके अंदर आपको लेसन नंबर 15 पढ़ना है, 14वां पूरा का पूरा हटा दिया गया है। 15 जो आपको पढ़ना है उसका नाम है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसके अंदर आपको पढ़ना होगा परिचय, सामान्य विधि, cDNA व जीनोमिक लाइब्रेरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपको इसको आप लिख लीजिए IMP इसके करके। और आणविक प्रोब्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी टिक कर लीजिए कि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सभी पढ़ने हैं बट इस पे ज्यादा फोकस करना है। क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियां, पुनर्योजन DNA तकनीक की उपलब्धियां, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लेसन देखते हैं, 16वां लेसन है आपका, जिसका नाम है पादप उत्तक संवर्धन। अब पादप उत्तक संवर्धन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, परिचय, उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली। इसके अंदर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको कुछ परिभाषाएं पूछी जा सकती है, ठीक है। पादप उत्तक संवर्धन कार्य है तो आवश्यक संसाधन, सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण, संवर्धन के प्रकार, पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियां, पराजीनी पादप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संवर्धन के प्रकार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक है पराजीनी पादपों से संबंधित कृषि एवं औषधि विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आपकी इकाई नंबर 5, जिसका नाम है आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण, और ये आपके आएगा 5 नंबर का, 5 नंबर की इकाई है ये। इसमें से बनने वाले प्रश्नों के अंक जो होंगे वो 5 होंगे। अध्याय नंबर 18 पढ़ना है। इसके अंदर 17वां अध्याय पूरा हटा दिया गया है, और अगर आपने किसी ने सिलेबस देखा है, बुक्स देखी है, तो 17वां जो लेसन था वो बहुत ही छोटा था,
एक पेज का लेसन था, वही हटा दिया है इन्होंने। ठीक है, तो मैं तो बड़ी खुश हो रही थी पहले जब देखा था कि जब बुक को देखते हैं हम, तो उसके अंदर 17वां लेसन बहुत ही छोटा था, तो मैंने सोचा कि एक दिन में एक लेसन करवा दूंगी, बच्चे कहेंगे भी नहीं कि आपने लेसन नहीं करवाए। तो खुश हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये हट गया है। तो अध्याय नंबर 18 जो है, जिसका नाम है तेल, रेशे, मसाले एवं औषधि उत्पादक पादप। ठीक है, और इसके अंदर आपको सारे के सारे दे ही दिए हैं, इसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है। इसमें आपके टॉपिक है तेल उत्पादक पादप, रेशे उत्पादक पादप, मसाले उत्पादक पादप और औषधि उत्पादक पादप, यानी कि पादपों के बारे में पढ़ना है। पादपों से हमें कौन कौन सी चीजें हमें मिलती है वो पढ़ना है, लेकिन इसमें से दो चीजों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो है मसाले उत्पादक पादप और औषधि उत्पादक पादप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 20, 20वां लेसन है, जिसका नाम है जैव ऊर्जा। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? प्रस्तावना पढ़ना है। अच्छा, 19वां लेसन आपके हटा दिया गया है, पूरा का पूरा हटा दिया है, 18 के बाद में डायरेक्ट 20। ठीक है ना, तो प्रस्तावना है जैव ऊर्जा और जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, और ये बहुत ही ज्यादा टॉपिक जो है जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको इसको ज्यादा फोकस करना है। इकाई नंबर जो 6 है, जिसका नाम है मानव कार्य की प्रथम, ये आपके आएगी 7 नंबर की। अब आप सुनिए, हमने इसी के अंदर सबके सब पढ़े हैं ना, मानव का श्वसन तंत्र 23वां लेसन, 24वां लेसन मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, 25वां लेसन जो कि अभी पढ़ ही रहे हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों के तीनों हैं। बड़ी खुशखबरी तो ये है कि हमारी कोई भी मेहनत जो है वो बेकार नहीं गई है, 3 लेसन तो ये है और पूरे के पूरे दे ही गए हैं। कुछ एक जो टॉपिक थे वो हटा दिए गए हैं। तो अब देखते हैं हम, और हाँ, इसमें से 7 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर जो 22 है, जिसका नाम है मानव का पाचन तंत्र, जो कि हम इसके बाद में ही स्टार्ट करेंगे, जो अभी उत्सर्जन तंत्र चल रहा है उसके बाद में ये स्टार्ट कर लेंगे, ताकि हमारी एक इकाई तो कंप्लीट हो जाए। पहली वाली इकाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी इकाई की भी बस एक लेसन बाकी है, और इस जो उत्सर्जन तंत्र है उसका थोड़ा सा लेसन बाकी है, बाकी ये इकाई भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी फिर हमारी 2 इकाइयां पूरी हो जाएगी। ठीक है, और ये इकाइयां बड़ी बड़ी भी थी, फिर बाद में तो छोटी छोटी इकाइयां हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो वो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मानव इकाई, मानव कार्य की प्रथम, जिसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, और इसके अंदर कितने लेसन है आपके? 4 लेसन है, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, तो 22वां लेसन है मानव का पाचन तंत्र, जिसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है इसके रोगों के अलावा। इसके अंदर क्या क्या रोग होते हैं उसको हटाकर सारा सब कुछ पढ़ना है, और अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपको परिचय, आहार नाल की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, पाचक ग्रंथियां वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़नी है आपको, और मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि ये भी आपको पढ़नी है। ठीक है, और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अध्याय नंबर जो 23 है आपका, जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र। अब देखिए, सब कुछ आ गया इसके अंदर, मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ आ गया है इसके अंदर, कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाया गया है। बस इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। मानव श्वसन संबंधी आयतन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया, जैसा कि क्लास में भी मैंने बताया था, और वो हमने कर लिया है। IRV, RV, ERV सब कुछ, ज्वारी आयतन वगैरह हमने किए थे ना, तो सब कुछ है, इंपॉर्टेंट है। श्वसन संबंधी क्षमताएं, कृत्रिम श्वसन और श्वसन संबंधी रोग, यानी कि ये इंपॉर्टेंट भी है, और सब पूरा का पूरा लेसन दिया गया है, इसके अंदर कोई नहीं छूटा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 24वां लेसन है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके अंदर भी आपको सब कुछ करना है, बस इसके लास्ट के जो रोग है वो छोड़कर। ठीक है, तो परिचय है, रक्त का संगठन, रक्त के कार्य, रुधिर समूह और रुधिर सांद्रता, ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर वाहिनियां भी पढ़नी है आपको, हृदय की संरचना कार्य प्रणाली भी पढ़नी है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो हट ही नहीं सकता है। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, इसमें से आप अपने पीछे वाला से छोटा सा पोर्शन हटाया गया है, बाकी सारे के सारे लेसन अपने पास हैं। अध्याय नंबर जो 25 है आपका, जिसका नाम है मानव का उत्सर्जन तंत्र, जो कि अभी अभी अपना चल भी रहा है। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, देखिए, इसमें है भी सब कुछ। परिचय है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन अपन ने पढ़ा था, याद कीजिए, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सब कुछ पढ़ा था अपन ने, तो वो भी पढ़ने हैं आपको। मानव का उत्सर्जन तंत्र भी पढ़ाया था मैंने, है ना, इसके पहले वाली क्लास के अंदर। और मानव के वृक्क की आंतरिक एवं औत्तिकी संरचना, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। कल ही एक वीडियो अपलोड हुआ था इसका, परसों ही। तो देखिए, ये भी
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मानव के वृक्क की आंतरिक एवं औतिकी संरचना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा इसके पीछे वाले थोड़े से रोग थे, उनको हटा दिया बस। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना अभी अभी अपनी चल भी रही है, वो नेफ्रॉन की संरचना अपन ने पढ़ ली है, अभी चल रही है वो उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, है ना। ये वृक्क नलिका की आपकी आई जाएगी क्लास आ जाएगी, भी जल्दी आने वाली है। और उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। मानव के अन्य उत्सर्जी अंग, रुधिर अपोहन और वृक्क प्रत्यारोपण, यानी कि सारे टॉपिक हैं सिर्फ और सिर्फ इसके रोगों को हटाकर। फिर हम इकाई नंबर 7वीं देखते हैं, जिसका नाम है मानव कार्य की सेकंड, मानव कार्य की द्वितीय, जो आपके आएगी 7 नंबर की, और जिसके अंदर आपको क्या क्या लेसन पढ़ने हैं, 28 और 29, 30वां हटा दिया गया है। तो 28 के अंदर 28 का नाम है मानव का जनन तंत्र, जिसमें से आपको परिचय, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, मानव में यौवनारंभ लक्षण, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ नहीं कह सकती कि इसके अंदर आपको किस पे फोकस करना है, सभी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन बन के आ सकता है। इनके आपको डायग्राम पूछ सकते हैं, जैसे नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए या सचित्र वर्णन कीजिए, तो कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट जो लेसन है आपका 29वां, जिसका नाम है मानव में रासायनिक समन्वय। इसके अंदर आपको परिचय दिया गया है और मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना, कार्य एवं हार्मोन्स असंतुलन संबंधी प्रमुख रोग, यानी सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इकाई नंबर 8, जिसका नाम है मानव भ्रूणिकी, और ये आपके आएगी 5 नंबर की, ठीक है, 5 नंबर की आएगी, जिसके अंदर लेसन नंबर 31वां, मैंने जैसा बताया 30वां जो है पूरा हटा दिया गया है। 31वां लेसन जो है, जिसका नाम है युग्मक जनन, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, परिचय, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन जिसे हम कहते हैं, मानव शुक्राणु की संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंड जनन या अंडाणु जनन कहते हैं, और स्तनधारी का अंडा, ये सभी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 32 है, जो 32वां पार्ट है आपका, जिसका नाम है मानव में निषेचन, ठीक है। तो मानव के अंदर निषेचन, अच्छा पौधों के अंदर तो अपन ने पढ़ लिया है, मानव में पढ़ना बाकी है। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है परिचय, निषेचन के प्रकार, जो कि 2 प्रकार का होता है, आंतरिक बाह्य निषेचन, सब पढ़ेंगे बाद में। और फिर ये तो मानव में है, तो फिर निषेचन के प्रकार तो क्या होंगे, कृत्रिम वीर्य सेचन, निषेचन के पद, निषेचन का महत्व, तो ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद में लेसन नंबर जो 33 है, 33वां लेसन है, जिसका नाम है मानव में भ्रूणीय परिवर्धन, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भ्रूणोद्भवन है, वो एक टॉपिक है आपका, वो पढ़ना है, विदलन एवं तूतक भवन और कोरक भवन, ठीक है, ये आपको लेसन पढ़ने हैं, टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा जनन स्तरों की भविष्यता, ये भी आपको टॉपिक करना है। इसके बाद में 34वां लेसन है आपके मानव में आर्तव चक्र, जिसमें परिचय, आर्तव चक्र की व्यवस्थाएं और प्रसव, दुग्ध स्रवण, सारे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है। जो इकाई नंबर 9 है आपकी आनुवंशिकी एवं जीनोमिकी, जो कि 5 नंबर की आएगी, इसमें आपको लेसन नंबर 35 पढ़ना है, जिसका नाम है मेंडल के आनुवंशिक के नियम, जिसके अंदर आपको परिचय पढ़ना है। अच्छा मैं बता दूं आपको कि सब कुछ पढ़ना है, ये लेसन पूरा का पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। फिर भी टॉपिक बता देती हूँ, परिचय, मेंडल का जीवन परिचय, मेंडल के द्वारा अध्ययन के लिए मटर के पौधों का चयन, लक्षणों का चयन, मेंडल की संकरण तकनीक, संकरण, जिसके अंदर एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण, ये सभी पढ़ना है आपको। मेंडल के वंशागति के नियम, ये तो 10th क्लास में भी है सारा टॉपिक। मेंडल के नियमों का महत्व, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वंशागति के नियम और नियमों का महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंडल की सफलता के कारण, प्रतीप संकरण एवं परीक्षण संकरण, महत्वपूर्ण शब्दावलियां, मानव में गुणसूत्र तथा लिंग निर्धारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ेंगे हम, और आप भी पढ़िएगा घर पर। 36वां लेसन जो है, इसके अंदर क्या आएगा, देखिए मानव जो लेसन नंबर है 36 है, उसका नाम है आपका मानव की गुणसूत्रीय विकृतियां। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, गुणसूत्र पढ़ने हैं, गुणसूत्रों के बारे में पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, गुणसूत्रों के प्रकार पढ़ने हैं, दैहिक अंग एवं लिंग गुणसूत्र, और अब मैं जो इसके बाद में बताने जा रही हूँ, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या फोकस करना है, ज्यादा फोकस किस पर करना है, मानव गुणसूत्रीय विकृतियां, सहलग्नता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीन विनय में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंग सहलग्न, वंशागति, अलिंगी अप्रभावी रोग, जिसके अंदर आपको 2 रोग पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं,
सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनुरिया। ठीक है, अब हम लास्ट जो इकाई है, इकाई 10, इकाई जो 10वीं है, जिसका नाम है मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य, जो कि आपके 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। और इसके अंदर भी जो लेसन नंबर 39 है और 40 ये आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। ठीक है, और लास्ट यही है 39 और 40, उसके बाद में 41 42 वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो 39वें लेसन का नाम है आपका प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर परिचय पढ़ना है आपको प्रतिरक्षा के बारे में, और प्रतिरक्षा की परिभाषा और प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी। प्रतिरक्षा विज्ञान, स्वयं एवं पराये की संकल्पना, है ना। और लेसन नंबर जो 40 है आपका मानव के प्रमुख रोग एवं सामान्य रोग। इसमें क्या क्या पढ़ना है? परिचय पढ़ना है, संक्रमण एवं विकृतियां, रोगों के प्रकार, जिसके अंदर आपको रोगों के कौन कौन से प्रकार होते हैं हम जानते हैं वैसे तो, लेकिन हम पढ़ेंगे फिर भी। जन्मजात रोग, और दूसरा है ग्रहित रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रहित रोग में भी संक्रामक और असंक्रामक बहुत सारे रोग हैं इसके अंदर, सभी के हम लक्षण पढ़ेंगे, किस किस से होता है, बचाव के उपाय क्या है, सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, पर टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। बहुत दिनों से इंतजार था सिलेबस का और वो पूरा हुआ। ठीक है, सारे के सारे मैंने टॉपिक भी बता दिए हैं और मैंने ये भी बता दिया है कि किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। वैसे तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगी, अपन क्लास लेंगे, मैं क्लास जब लूंगी तो उसी टाइम भी बताऊंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके लेसन अब हम वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे इसके अलावा जो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, अपने एग्जाम भी पास आने वाले हैं, अब स्कूलें भी खुलने वाली है जल्दी ही, तो एग्जाम भी पास आ जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि हम सारा का सारा पढ़ेंगे, जो अब सिलेबस के अंदर है वही पढ़ेंगे। और मैं आपको उसमें भी बताती जाऊंगी कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने बच्चों ने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो पहले वाली क्लासें जाकर देखिए, क्योंकि अब उसके अंदर सिर्फ पहला वाला लेसन ही नहीं रहा है, बाकी तो आपके सारे के सारे अपन ने जब अभी तक जितने भी लेसन कवर किए हैं वो सब के सब आपके लेसन हैं। ठीक है, अच्छा हुआ कि चौथे लेसन के बाद में मैंने पहला 5वां लेसन स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि 5वां लेसन आया ही नहीं है। तो आपको 3, 4, 5 वो भी मैंने पढ़ा दिए, तो वो भी आपको पढ़ने हैं। फिर अपन ने 23वां, 24वां, 25वां वो लेसन भी अपने कंप्लीट हैं। 25वां खैर चल रहा है उत्सर्जन तंत्र का, वो 1-2 दिन में पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब उसके अंदर भी पीछे वाला टॉपिक तो पूरा का पूरा हटा ही दिया है, तो हो जाएगा 1-2 क्लासों के अंदर भी, 2-3 क्लासों के अंदर वो भी हो जाएगा। तो अपन जितना ज़्यादा अपने, वैसे बहुत ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, स्कूलें नहीं खुली है फिर भी अपना इतना कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी तो स्कूल खुलने में भी टाइम है, और जब खुल जाएगी फिर भी अपना लेसन अपने जो है सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए अपना भी और अपने घर वालों का भी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए। अब सिलेबस आ चुका है तो अब कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि अभी तक सिलेबस नहीं आया है, हम क्या पढ़े। अब सिलेबस है आपके पास, आप उसमें से टॉपिक पढ़िए। अपन ने क्लासें लगा रखी है यूट्यूब पे, तो वो भी देखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये आपने जो अलग अलग विषय हैं उनके बारे में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार का जो आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या कटा और क्या क्या रहा, इसके बारे में देखा। फिजिक्स और जो मैथ के जो टीचर है वो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए हैं। जब भी वो सर आएंगे उनके जो वीडियो है हम बना के आपके पास अवेलेबल कराएंगे। देखिएगा, इंस्टीट्यूट पे जो जो सब्जेक्ट चलते हैं मुख्य रूप से, जैसे मान लो हिंदी की कोई कोचिंग करता नहीं है, ठीक है, तो जिन विषय की कोचिंग नहीं करते हैं तो उनके सब टीचर भी हमारे पास हम हमने नहीं रख रखे हैं। ठीक है, तो जो जो कोचिंग पे जो सब्जेक्ट चलते हैं उनकी वीडियो जो हमने आपको अवेलेबल कराए हैं। मैथ और फिजिक्स के जो सर है आज वो नहीं आए हैं, जिसकी वजह से उनका वीडियो जो है हम नहीं बना पाए हैं। और जैसे कि मेरी बात हुई सर से, फिजिक्स के अंदर वो बता रहे थे कि ज्यादा कोई विशेष जो है उनको नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा विशेष जो है इनमें परिवर्तन हुआ है। मैथ का जो है बहुत जल्दी हम आपके पास अवेलेबल कराएंगे। अब जो मुख्य जो बात है कि आखिर जो परीक्षा जो है वो कब होगी। ठीक है, सिलेबस आपने देख लिया है, किस सब्जेक्ट की किस प्रकार से तैयारी करनी है वो हमने देखी है। अब बात करते हैं कि जो परीक्षा जो है बोर्ड परीक्षा यानी 2021 बोर्ड परीक्षा 2021 आखिर ये कब होगी। सबसे बड़ा सवाल कि ये परीक्षा कब होगी। देखिएगा, हर बार क्या होता था, 12th की जो परीक्षा है ये क्या होती है, मार्च जो महीना जो होता है, मार्च का जो पहला गुरुवार है, मार्च के पहले गुरुवार को ये परीक्षा जो है माध्यमिक सब बोर्ड हर बार करवाता था। लेकिन इस बार मार्च में तो परीक्षा नहीं होगी। और अगर हम बात करें माध्यमिक सब बोर्ड या निदेशालय जो है, बीकानेर के जो निदेशक है शिक्षा विभाग के, अगर उसकी बात माने तो उन्होंने जो कहा है कि परीक्षा जो है वो मई से पहले करवाएंगे।
मई से पहले अगर करवाएंगे तो अपन बात कर सकते हैं कि एक तो परीक्षा जो शुरू हो सकती है आपकी अप्रैल में हो सकती है या फिर मई में हो सकती है। ठीक है, अप्रैल में भी कब होगी? गुरुवार के दिन ही होगी। अप्रैल में भी कब होगी? गुरुवार के दिन ही। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो आपकी परीक्षा 8 अप्रैल या 15 अप्रैल को हो सकती है, या 22 अप्रैल या 29 अप्रैल, ये डेट है। इन डेट्स की अगर अपन बात करें तो ये 8 अप्रैल, 15 अप्रैल, 22 अप्रैल या 29 अप्रैल को आपकी जो परीक्षा 2021 अप्रैल 2021, 8 अप्रैल 2021 या 15 अप्रैल या 22 अप्रैल या 29 अप्रैल को आपकी परीक्षा शुरू हो सकती है। अगर अपन बात करें तो मई में मैं यही कहूंगा कि 6 मई लास्ट है। अगर खींच के अगर अपन देखें तो 6 मई क्या होगा? लास्ट होगा। अगर मई का महीना देखें तो जहां तक मेरा मानना है मई तक तो शायद ना जाए, और भाई देव अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो मई में जाएगी, तो 6 मई से लास्ट है, 6 मई के आगे परीक्षा जो आपके नहीं जाएगी। तो ये मान के चले, और ये डेट तो आप अच्छे से नोट कर लेंगे, 8 अप्रैल, 15 अप्रैल, 22 अप्रैल या 29 अप्रैल, इन्हीं में से किसी एक दिन जो है आपकी परीक्षा जो शुरू हो गई। और मुख्य रूप से अपन जानते हैं कि जो पहला जो पेपर होता है वो क्या होता है? अंग्रेजी का होता है, और दूसरा क्या होता है? अनिवार्य हिंदी का होता है। तो ये दो पेपर जो है फिक्स है, इनके बाद कोई सा भी पेपर आपका लिया जा सकता है। तो ये जो परीक्षा है, ये डेट आप अच्छे से नोट कर ले, और आई एम 100% श्योर कि ये डेट ही है जो मुख्य रूप से आपको परीक्षा के अंदर मिल सकती है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है यही तक हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपने काफी कुछ सीखा होगा, और बहुत सारे जो टॉपिक हैं जिन पर क्या क्या फोकस करना है, सर ने भी, मैडम ने भी आपको बताया है। और ये अगर आपको लगा कि ये जो है आपके लिए बहुत उपयोगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। और सिलेबस की पीडीएफ की अगर बात करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने लिंक दे रखा है, आप वहां पर क्लिक करके आप सारे नोट्स जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो सिलेबस जो है पीडीएफ है वो भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।